ये परिणाम यू वेंजे की उम्मीदों के अनुरूप था। इसका मतलब ये भी था कि इस मामले के पीछे छिपी ताकतों ने कभी भी इस घटना को, या कम से कम वांग इनफेंग और उनके साथियों ने, गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी वास्तविक विशेषज्ञ को तैनात नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, इन जूनियर मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करने से अब कोई महत्वपूर्ण मछली नहीं पकड़ी जा सकेगी। मन में एक विचार लिए, यू वेंजे ने अपने अधीनस्थ को हटाने के लिए हाथ हिलाया और लापरवाही से अपने हाथ में पकड़ा हुआ तीनधारी दोधारी ब्लेड उछाल दिया। वह तिरछा पीछे की ओर उड़कर बिना कोई आवाज़ किए हथियार के रैक पर समान रूप से संतुलित होकर गिर पड़ा। वह मुड़ा और अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ गया। ब्रश को स्याही में डुबोकर उन्होंने हमेशा की तरह हल्के सुनहरे अक्षरों वाले कागज पर वही पूछताछ और महाभियोग के शब्द लिखे। उनके स्ट्रोक दृढ़ थे, बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह, एक सीधा सिपाही जो 14 साल से सेना में था, 34 साल तक जीवन और मृत्यु को सहन किया, जिद्दी और कठोर, जिसमें राजनीतिक कौशल का कोई निशान नहीं था। मई की शुरुआत में हुई यह घटना 2 महीने से भी अधिक समय पहले घटित हुई थी। कोई भी अधिकारी जो बहुत मूर्ख नहीं है, वह जानता होगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक के बाद एक स्मारक लिखे थे। इस स्मारक को समाप्त करने के बाद यू वेंजे मौन हो गए, मानो गहरी सोच में डूबे हों। एक क्षण बाद वे उठे और भीतरी कक्ष में गए, दरवाज़ा बंद किया और फिर सफ़ेद कागज़ की एक नई शीट निकाली। उन्होंने ब्रश को स्याही में डुबोया, ध्यान लगाया और संक्षेप में सारी घटनाएं सुनाईं। नए अध्याय यहाँ पढ़ें। उन्होंने थोड़ा रुककर अंत में लिखा, आपका सेवक यू वेंजे 3 बार झुकता है। पूर्व सम्राट महाराज। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनके ब्रश स्ट्रोक सावधानीपूर्वक, ईमानदारी से थे, जैसे वे हमेशा से थे। फूफेंग अकादमी पवन चरित्र टॉवर। वांग इनफेंग के जाने के बाद से राजसी पवन चरित्र टॉवर में जरा भी बदलाव नहीं आया था। युवक ने अपने कदम धीमे किए और चुपचाप दरवाज़ा खोला। स्याही की लंबे समय से छूटी हुई खुशबू ने उसका स्वागत किया और उसे 100 झांग ऊंची सीढ़ियों तक पहुंचाया। वहां कन्फ्यूशियस या ताओवादी वस्त्र पहने युवक युवतियां स्क्रॉल लिए चुपचाप पढ़ रहे थे, सभी गंभीर लग रहे थे। पवन चरित्र मीनार के आधार पर यिन और यांग की ताइची, आकाशीय गुंबद के असंख्य तारों का विरोध कर रही थी। यिन और यांग के मिलन बिंदु पर, जहां भविष्य सूचक प्रतीक मिलते थे, एक मेज सपाट रखी हुई थी। उसके पीछे हरे वस्त्र पहने एक गंभीर चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था, जो हाथ में बांस की पर्चियां उलट पलट रहा था। बिना ऊपर देखे वांग इनफेंग के कान में एक बुजुर्ग आवाज़ पड़ी, क्या तुम वापस आ गए हो? वांग इनफेंग थोड़ा चौंका, इस जगह पर लौटने की पुरानी यादों को दबाते हुए। उसने अपने कदम तेज किए और बुजुर्ग के सामने 3 कदम रुककर एक छोटे भाई के अभिवादन में मुट्ठियां झुकाईं और कहा, ये जूनियर एल्डर रेन को सम्मान देता है। हरे गाउन वाले बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया। चाहे यह वांग इनफेंग का भ्रम ही क्यों न हो, उसे बस यही लगा कि बुजुर्ग को 1 महीने से न देखने के कारण बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ी उदासी और बुढ़ापा छा गया था, जो अपनी पहले जैसी चमक खो चुका था। उसके होंठ नहीं हिले थे, फिर भी युवक के कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी, अनुभव कैसा रहा? ये सुनकर वांग इनफेंग ने एक पल सोचा, अपनी आवाज़ धीमी की और किंगफेंग किनारे तक की अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से उस बुजुर्ग को बताया। पहली मुलाकात में संप्रदाय प्रमुख और महान बुजुर्ग की असामान्य प्रतिक्रिया के कारण युवक ने अवचेतन रूप से महान बुजुर्ग के मामलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वह अभी भी युवावस्था में है, उसकी मार्शल आर्ट लगातार गहन और अथाह होती जा रही है, उसका व्यवहार शांत और स्थिर है, मानो वह फिरोजी पूल से आई हुई कोई परी हो जो Z0 महल से नीचे उतर रही हो, और उसका इशारा मात्र स्वर्ग और पृथ्वी को बदलने में सक्षम हो। रेन चांगगे बहुत देर तक चुप रहे। वांग इनफेंग उनके सामने सिर झुकाए खड़े रहे, कोई हरकत नहीं की। यद्यपि वह अभी इन बुजुर्गों के प्रेम और घृणा को पूरी तरह से समझने की उम्र का नहीं था, फिर भी वह अपने सामने खड़े बुजुर्ग के मन से निकल रहे अमित दुख को महसूस कर सकता था। ठीक उसी तरह जैसे श्री यंग उस शीतकालीन संक्रांति पर गिरती बर्फ में अपने हाथ पीछे करके खड़े थे। वांग इनफेंग को कुछ समझ आ गया। ये काफ़ी है, पर्याप्त है, अब आप जा सकते हैं। रेन चांगगे की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुका है और उसे छुपाने की उसकी क्षमता भी कम नहीं थी, इसलिए उसने वांग इनफेंग को जाने के लिए इशारा किया। बाद वाले ने पुनः झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गया। तभी पीछे से एक नीरस सी फुसफुसाहट की आवाज़ आई और युवक ने सहज ही अपना हाथ उठाकर उस चीज़ को पकड़ लिया जो उसकी ओर उड़ रही थी। वह गर्म और थोड़ी फिसलन भरी लग रही थी और अर्धचंद्राकार आकार में तराशी गई Z की एक सुंदर कलाकृति साबित हुई। उस पर एक बारीक डिज़ाइन वाला ड्रैगन उकेरा गया था, जो सतह पर लिपटा हुआ था। वांग इनफेंग स्थिर खड़ा रहा और बगल से मुड़कर बुजुर्ग की ओर देखने लगा। रेन चांगगे ने उसकी परवाह न करते हुए अपना स्क्रॉल पढ़ना शुरू कर दिया था। वांग इनफेंग ने Z पेंडेंट को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। उसे समझ आ गया, यह अवश्य ही एल्डर रेन का उसके लिए इनाम होगा। युवक ने हल्के से हंसते हुए अपना सिर हिलाया।
चूंकि यह जेड रेन चांगगे जैसे मार्शल आर्ट के एक पूर्वज के हाथों से आया था, इसलिए इसे केवल एक आभूषण से ज्यादा होना चाहिए था। संभवतः इसके और भी चमत्कारी उपयोग रहे होंगे। हालांकि चूंकि रेन चांगगे से खुद पूछना उचित नहीं था, इसलिए उन्हें जानकारी ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वांग वेनफेंग ने जेड पेंडेंट को लापरवाही से अपनी कमर पर लटका दिया। उसने अपनी नज़रें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक खाली कोने को देखा, जहां वह अक्सर जाता था। अवसर का लाभ उठाते हुए वह वहां गया और एक किताबों की अलमारी के पास बैठ गया। एक यात्रा पत्रिका निकाली जो उसने पिछली बार पूरी नहीं की थी। आंतरिक रूप से काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा था। युवक को अचानक कुछ समझ आने लगा। मास्टर फूमो को फूफेंग अकादमी छोड़ना इतना नापसंद क्यों था? यदि मैं 40 या 50 वर्षों तक ऐसे वातावरण में रह रहा होता तो संभवतः मैं भी वहां से जाना नहीं चाहता। वांग वेनफेंग ने इस विचार पर विचार किया और फिर अपना ध्यान अपने हाथों में पकड़ी यात्रा पत्रिका पर केंद्रित किया। पिछले महीने में फूफेंग काउंटी के कई कस्बों की यात्रा करने के बाद तथा हर 1 या 2 दिन में वहां से जाने के बावजूद उसने कई ऐसे रीति रिवाज देखे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अब पुस्तक में वर्णित पाठों के साथ उनकी तुलना करने पर उसे अचानक एक एहसास हुआ। हजारों किताबें पढ़ना और हजारों मील की यात्रा करना भी ऐसा ही है। पढ़ना किसी को भी गहराई में आसानी से डुबो सकता है। जब तक वांग वेनफेंग को अपनी गर्दन में हल्का दर्द महसूस हुआ, तब तक बाहर का आसमान रक्त लाल रंग में रंग चुका था। डूबता सूरज सोने को पिघला रहा था, बादलों से भाप निकल रही थी और धुंध घूम रही थी, जिससे दूर क्षितिज पर एक अद्भुत रंग फैल रहा था। एक युवक उसके सामने खड़ा था, केवल चमकीले सफ़ेद आस्तीन वाले हल्के नीले रंग के कपड़े पहने, परिष्कृत चेहरे और एक लापरवाह घुमक्कड़ की झलक लिए वह अब अपनी छाती पर हाथ रखे असहाय भाव से उसे देख रहा था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह वहां कितने समय से था। वांग वेनफेंग ने पलकें झपकाईं। उस पल वह अभी भी अपनी किताब की दुनिया में खोया हुआ था, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, मानो अभी अभी उठा हो। उसका व्यवहार उलझन भरा और थोड़ा मासूम सा था। उसने सामने खड़े युवक को ऐसे देखा जैसे उसे याद आ रहा हो कि वह कौन था। लगभग 3-4 सांसों तक वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, फिर होश में आया और बोला, सू भाई। सुंदर युवक ने आंखें घुमाईं और वांग वेनफेंग के कंधे पर जोर से ताली बजाई। वांग वेनफेंग की हथेली हल्की सी कांप उठी, जिससे उसके शरीर की प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति पर लगाम लग गई ताकि वह अचानक पलटवार न कर दे। अभी भी थोड़ा उलझन में उसने अपना मन साफ किया और युवक को धीमी आवाज में कहते सुना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे बस वेनचांग कहो। जब वांग वेनफेंग पहली बार फूफेंग अकादमी में आए थे, तब येन्यांग परिवार का एक छात्र सू वेनचांग, जिसने एक जुआघर खोल रखा था और सैन्य परिवार के छात्रों से जमकर मुनाफा कमा रहा था और अकादमी में उनके कुछ दोस्तों में से एक था। अब उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और नाराजगी का नाटक किया। वांग वेनफेंग ने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक कहा और फुसफुसाया, तो वेनचांग, क्या तुम मुझे किसी चीज के लिए ढूंढने आए हो? सू वेनचांग ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या? अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? तुम 1 महीने से बाहर हो और जब तुम अंततः वापस आते हो तो तुम भाइयों के साथ पीने के लिए बाहर नहीं जाते, बल्कि पढ़ने के लिए यहाँ छिप जाते हो। अगर किसी ने तोबायू को नहीं देखा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम वापस आ गए हो। ये कहते हुए वह कुछ नाराज सा लग रहा था। उसने वांग वेनफेंग के हाथ से किताब छीन ली और बुदबुदाया, पढ़ना, 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 हमेशा पढ़ते रहो। क्या किताब में सुंदरता है या सोना? मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह पढ़ते रहोगे तो तुम समय से पहले ही बूढ़े हो जाओगे, बिल्कुल बूढ़े रेन की तरह। हालांकि वह सुंदर था, फिर भी उसमें रेंजर का कुछ कुछ बैलगाम अंदाज था, वरना उसे सू द गैम्बलर उपनाम न दिया जाता। अपने अच्छे दोस्त को बहुत दिनों बाद देखकर वह भावुक हो गया और बड़ी बेबाकी से बोला। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने चुपके से नीचे विंड कैरेक्टर टॉवर के पुस्तक डेस्क पर नजर डाली और पाया कि हरी शर्ट वाला बुजुर्ग अभी भी हमेशा की तरह पढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने जो कहा था उस पर ध्यान नहीं दिया और न ही कोई गुस्सा दिखाया, जिससे उसने चुपके से राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। अगले ही क्षण, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक जबरदस्त बल ने उसे घेर लिया, उसे पवन चरित्र टॉवर से गेंद की तरह लुढ़का दिया। धूल और पत्तियों से लिपटा हुआ 9 सीढ़ियों से नीचे लुढ़का और जोर से जमीन पर गिरा, जिससे पास से गुजर रहे छात्र हंसने लगे। सू वेनचांग को कुछ सांसें लेने के बाद होश में आया। उसने खुद को जमीन से ऊपर उठाया, अपने चोटिल माथे को ढका, सूजे हुए हिस्से को छुआ और दर्द से कराहते हुए मुंह बनाया। इतना दर्दनाक, इतना दर्दनाक, इतने ज्वलंत हाथ। ठीक है, अनफेंग कैसा था? जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने अपने बगल में वांग वेनफेंग को देखा, जो पत्तों और धूल से ढका हुआ था। इस व्यवहार से खुद की तरह ही हैरान लग रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत के 2-3 भाव थे। कुछ सांसें स्तब्ध रहने के बाद उसकी आंखें सू वेनचांग पर पड़ी तो चमक उठीं। बाद वाले ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, आपका स्वागत है, पुनः स्वागत है।
पुनश्च आज का पहला अपडेट थोड़ा देर से, लेकिन चिंता मत करो, कम नहीं होंगे। मुट्ठी भींचते हुए वान वेनफेंग ने अपने सामने खड़े अपने हंसते हुए दोस्त को देखा और असहाय होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। अपने दाहिने हाथ से जमीन को सहारा देते हुए वह उछलकर खड़ा हो गया और अपने कपड़ों से धूल और पत्ते झाड़ने लगा। ठीक पहले मास्टर रेन ने अपनी चाल चली थी और उन दोनों को बंद कर दिया था, इसलिए वान वेनफेंग भी सू वेनचांग की तरह ही दुर्दशा में फंस गए। एक लात मारी गई गेंद की तरह लुढ़कते हुए वापस लड़ने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन, अब धूल में ढके हुए, उसने लापरवाही से अपने काले बालों में फंसा एक हरा पत्ता तोड़ा। पत्ते के किनारे हल्के पीले पड़ने लगे थे, फिर भी वह अभी भी नम था और बिल्कुल सूखा नहीं था। यद्यपि शरद ऋतु आ चुकी थी, परंतु अभी भी सब जगह मुरझाया हुआ नहीं था। पत्ते को जमीन पर गिरने देते हुए वान वेनफेंग ने अपने बगल में खड़े सू वेनचांग की ओर देखा, जो अपना माथा पकड़े हुए था, मुस्कुरा रहा था और मुंह बना रहा था, और वह हंसी और आंसुओं के मिश्रण को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जब उसने कहा, ठीक है वेनचांग, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? क्या ये सिर्फ मास्टर रेन को परेशान करने और बदले में आपके सिर पर चोट पहुंचाने के लिए नहीं था? ये सुनकर सू वेनचांग का शरीर अकड़ गया और वह अपना माथा छोड़कर सीधा हो गया। सीधे भाव से देखते हुए उन्होंने गंभीरता से कहा, तुम सचमुच वापस आना आसान नहीं है, और एक दोस्त के रूप में बेशक मुझे तुम्हें तुम्हारी यात्रा से मुक्त करना था। इसके अलावा आपने नक्षत्र रैंकिंग सूची में भी जगह बना ली है, क्या ये जश्न मनाने लायक नहीं है? बोलते समय सुंदर युवक ने धीरे से अपना कंधा वान वेनफेंग से टकराया, आंख मारते हुए और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, और फिर हे वेनफेंग, किंगफेंग एज की अपनी यात्रा के दौरान क्या आपने वहां से किसी शिष्य को देखा? क्या वे संयोग से ऐसी सुंदरताएं हैं जो सामान्य स्थानों पर कम ही देखने को मिलती हैं? वान वेनफेंग ने अपना मुंह खोला, असहाय भाव से अपने सामने खड़े सुंदर युवक को देखा। वह कुछ हद तक अचंभित महसूस कर रहा था, मानो किसी दूसरी दुनिया में हो। भोला भाला युवक, एक शरारती छात्र को बड़ों द्वारा डांटा गया। यह उसके मृत्यु पीड़ित अनुभवों और वरिष्ठों के साथ मार्शल आर्ट पर बहस से इतना अलग था कि वह एक पल के लिए अपनी मानसिकता को समायोजित नहीं कर सका और थोड़ा सोच में पड़ गया। अचानक उसके कंधे से एक जोर का झटका लगा और सू वेनचांग ने उसकी देरी से प्रतिक्रिया देखकर अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रखा और जोर से हिलाया, मुस्कुराते हुए झुककर फिर पूछा, आओ वेनफेंग, बोलो, क्या तुमने किया या नहीं? मुझे लगता है कि ये कई उत्कृष्ट सुंदरियां होंगी, जैसे कि वे 4 जो हमारी अकादमी में आई थीं, या यदि ऐसा नहीं है तो कम से कम वे हमारी अकादमी की बूढ़ी बाघिनों के समूह से तो अधिक सुंदर होंगी। चुपचाप रुकते हुए सू वेनचांग ने चारों ओर देखा, फिर से बुदबुदाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं वेनफेंग, मैंने इस मामले पर एक सट्टेबाजी पूल खोला है। आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए। मैंने इस पर अपना लगभग सारा भाग्य दांव पर लगा दिया है। वान वेनफेंग ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट थी। वह अपने बगल में खड़े युवक की ओर देखने लगा। उसके सुंदर चेहरे को देखकर उसकी आंखें थोड़ी चमकीली लेकिन सावधानी से आशंकित, जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, और उसके माथे पर सूजन को देखकर वान वेनफेंग मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस कर सका एक प्रकार की फुहरता की भावना। क्या मैंने सचमुच सोचा था कि यह आदमी अभी भोला है? वान वेनफेंग ने सांस छोड़ी और आकाश की ओर देखा। भोला और प्यारा, साथ साथ बूढ़ा हो रहा हूं। मैंने सचमुच इस कविता की निंदा की है। आह भरते हुए वान वेनफेंग ने सू वेनचांग की ओर देखा, अपने कंधे पर लटके हाथ को नहीं हटाया और कहा, वास्तव में केवल गलत नाम ही रखे जाते हैं, लेकिन गलत उपनाम नहीं रखे जाते। सू जुआरी, वास्तव में आप प्रशंसित हैं। सू वेनचांग ने आंखें सिकोड़ लीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए और हंसते हुए बोले, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। चलो चलें वेनफेंग, भाई यानलिंग, भाईगू और अन्य लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि वे दोनों युवक जो अभी अभी विंड कैरेक्टर टॉवर से नीचे गिरे थे, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे चले जा रहे थे। उनके कपड़े अभी भी पूरी तरह से धूल से मुक्त नहीं हुए थे। वे कुछ कुछ फटे और अस्त व्यस्त दिख रहे थे, फिर भी रक्त लाल सूर्यास्त के नीचे उनमें एक ऐसा उत्साह था जिसकी तुलना परिपक्व वयस्कों से नहीं की जा सकती थी। तो किंगफेंग एज की बहनें वास्तव में कैसी दिखती हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप कम से कम कुछ तो कह सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अत्यंत सुंदर। हे, तो यह अद्भुत है। सू वेनचांग के होंठ मुड़ गए और वे संतुष्ट होकर बुदबुदाने लगे। उसके चेहरे के भाव आकर्षक थे, उसकी गहरी आंखें झील सी साफ थीं। जब वह किसी की आंखों में देखता तो अक्सर उसे ईमानदारी और शांति का एहसास होता। इस समय आसमान में रक्त रंजित सोने जैसे बादल छाए हुए थे, जो उन आंखों में प्रतिबिंबित होकर अजीब तरह से चांदी के सिक्कों के आकार के लग रहे थे। ये सर्वोत्तम होगा, अच्छी खासी रकम कमाने का एक और मौका। युवक का हृदय खुशी से उछल पड़ा। डॉट 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 डॉट।
मार्च से पहले जब वांग इनफेंग पहली बार फूफेंग अकादमी पहुंचे थे तो काउंटी सिटी के हेवनली विंड रेस्टोरेंट में उनकी पहली औपचारिक मुलाकात सू वेनचांग और अन्य लोगों से हुई थी। जुआरी सू ने अभी अभी एक बड़ा सौदा किया था और सभी का उदारतापूर्वक स्वागत करके ढेर सारे चांदी के सिक्के कमाए थे। लेकिन आज की स्थिति अलग थी। एक तो जुआरी ने अभी अभी अपना जुआ घर शुरू किया था और उसका पस लगभग अनावश्यक था। दूसरी बात, समय की अनुमति नहीं थी। जैसे जैसे रात होती जाती, शहर के किसी सराय या सराय से लौटना बहुत असुविधाजनक होता जाता। और उस विधिवादी युवती के साथ बड़े भाई यान लिंग रात में शहर के चहल पहल वाले इलाकों में तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। अकादमी के पास एक एकांत प्रांगण के बाहर वांग इनफेंग ने उस थोड़े सुस्त युवक और उसके बगल में चैती रंग की लंबी पोशाक पहने आकर्षक युवती को देखा और समझ गया कि सू वेनचांग का क्या मतलब था। उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसने अभिवादन में हाथ जोड़े और मुस्कुराया। भाई यान, बहन झाओ, कुछ समय बीत गया है। झाओ युवती मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन यान लिंग ने वांग इनफेंग को गंभीरता से देखा और कहा, इनफेंग, आप गलत हैं। यदि आप क्विंगफेंग एज जाने के लिए अकादमी छोड़ने के बाद से समय की गणना करते हैं तो केवल 1 महीना ही हुआ है। यह मुश्किल से लंबा समय है। अनालिक्स शू एप ने एक बार कहा था, जब गुरु क्यूई अवस्था में थे तो उन्होंने शाओ संगीत सुना और 3 महीने तक उन्हें मांस का स्वाद पता नहीं चला। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, इसे लंबा समय कैसे माना जा सकता है? वैसे भी हम आमतौर पर रोज नहीं मिल सकते। सू वेनचांग ने हमेशा की तरह आह भरी और वांग इनफेंग को भी ये बहुत पहले का दृश्य देखकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। बस झाओ महिला अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने यान लिंग की पिंडली पर हल्के से लेकिन जोर से लात मारी और दांत पीसते हुए बोली, बस, आप तो विधिशास्त्री स्कूल के अनुयायी हैं, फिर आप प्रसिद्ध स्कूल के सोफिस्टों से अधिक क्यों बोलते हैं? इसके अलावा अनेक धर्मग्रंथों वाले विधिशास्त्री स्कूल के बड़े भाई के रूप में क्या आप हमेशा दूसरों के विचारों का खंडन करने के लिए कन्फ्यूशियस क्लासिक्स का उपयोग नहीं कर सकते? यान लिंग दर्द से कराह उठा और बोला, बहन झाओ, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपको। युवती ने पैर पटका, कान ढकने के लिए हाथ उठाए, जोर से सिर हिलाया और चली गई। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यान लिंग थोड़ा स्तब्ध होकर सहज ही उसके पीछे दौड़ने लगा। उन्हें वांग इनफेंग और दूसरे का स्वागत करना था, लेकिन अब वे उन्हें बाहर ही छोड़कर अकेले चले गए थे और युवक हैरानी से देखता रह गया। सू वेनचांग ने वांग इनफेंग के कंधे पर हाथ रखा, उसे थपथपाया, अपना सिर हिलाया और आह भरी। वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। बोलते समय उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, मैं नहीं जानता कि बिग ब्रदर गो हमेशा उन्हें मेहमानों का स्वागत करने की अनुमति क्यों देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक अध्ययन करने से वह मूर्ख बन गया? तभी हवेली के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज आई। चांद जैसी सफ़ेद कन्फ्यूशियस पोशाक पहने एक युवक ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह सू वेनचांग की तरफ देख रहा था। वेनचांग, क्या तुम इनफेंग के सामने मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो? मैंने सुना है, आपका रोमांच जारी है। सू वेनचांग ने अपनी आंखें घुमाईं और बिना किसी खेद के कहा, मैं तो बस सच कह रहा था। इसके अलावा फिर से एक शब्द कहाँ से आया है? गू जियांझांग हंसते हुए, उसकी हर मुद्रा शास्त्रीय ली के विभिन्न मानकों के अनुरूप सुरुचिपूर्ण और संयमित थी। ये तब से था जब वांग इनफेंग ने उसे पहली बार फूफेंग अकादमी के द्वार पर नक्षत्र रैंकिंग सूची से रैंक पढ़ते हुए देखा था और आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वांग इनफेंग कभी कभी सोचते थे कि किन परिस्थितियों में उनके सामने खड़ा युवक अपना धैर्य खो देगा। तभी गू जियांझांग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान तैर रही थी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र उस युवक की कमर पर लटके घुमावदार जेड पर पड़ी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने कहा, उड़ता ड्रैगन चंद्रमा को लपेट रहा है, क्या ये लुवान्युए से मेल खाता है? पुनश्च दूसरी रिलीज। वांग इनफेंग ने गू जियांझांग के चेहरे पर आश्चर्य देखा और पहल करते हुए सफ़ेद जेड पेंडेंट को उतारकर उसे देते हुए कहा, भाई गू ने अभी अभी लिंग मून पेंडेंट का जिक्र किया। लगता है आप इस वस्तु को पहचानते हैं। गू जियांझांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दौड़ गई जब उसने सिर हिलाया, चांद के आकार का घुमावदार सफ़ेद जेड लिया और उसे अपनी उंगलियों से सहलाया। जब उसे ड्रैगन के सिर पर आंतरिक शक्ति के अवशोषण का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर एक एहसास उभर आया और उसने कहा, वास्तव में ये लिंग चंद्र पेंडेंट है। मैंने इस जेड के बारे में केवल किंवदंतियां सुनी थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं आज इसका असली रूप देखूंगा। वह हल्के से हंसा। उसकी हथेली ने फिर से पेंडेंट को सहलाया। उस अद्भुत अवर्णनीय उड़ते हुए ड्रैगन की आकृति को छूते ही उसकी आंखों में विस्मय की एक स्पष्ट झलक दिखाई दी। एक और बार सहलाने के बाद उसने वह असाधारण पेंडेंट वांग इनफेंग को वापस दे दिया। फिर उसने फिर से ऊपर देखा, उस दिशा में जहां यान लिंग और बाकी लोग गए थे, मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक हल्का सा सुख दुख का भाव उभर आया।
उसके दाहिने हाथ ने झट से फोल्डिंग पंखा बंद कर दिया और उसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, यान लिंग और सिस्टर जाओ, खैर उनकी परवाह मत करो, मुझे लगता है कि जब वे भूखे होंगे तो वे वापस आ जाएंगे। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आमंत्रित करते हुए कहा, अनफेंग, वेन चांग, चलो पहले अंदर चलते हैं, मैं आपको इस लिंग मून पेंडेंट के बारे में भी बताऊंगा। निवास में 3 प्रवेश और निकास द्वार थे जो एक अद्भुत एकांत आकर्षण प्रदान करते थे। वांग एनफेंग से समाचार पाकर सु वेनचांग अपनी खुशी रोक नहीं पाया और अपने मित्र को शेखी बघारने के लिए भीतरी कक्ष में चला गया। इस बीच गू जियांझांग और वांग एनफेंग साथ साथ चल रहे थे। आकाश में उभरते धुंधले अर्धचंद्र को निहारते हुए गू जियांझांग ने इत्मीनान से कहा, ड्रैगन का सिर चंद्रमा की चमक को निगल रहा है। पिछले राजवंश के मास्टर लियू जोऊ ने शिनलुन में 7 अध्याय लिखे, जिनमें से एक में सैन्य रणनीति पर उल्लेख किया गया था। तारे आकाश को भर देते हैं लेकिन लिंग चंद्रमा की तुलना में नहीं है, उनके आकार भिन्न हैं, उनका प्रकाश समान नहीं है। आपके पेंडेंट का नाम लिंग चंद्र के नाम पर रखा गया है और अगर विशिष्ट धर्मग्रंथों के अभिलेख सही हैं तो इसे मध्य तृतीय श्रेणी के दुर्लभ खजाने के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। जहां तक लिंग चंद्र पेंडेंट के अद्भुत उपयोगों या उसकी उत्पत्ति का सवाल है, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। गू जियांझांग थोड़ा रुका और वांग एनफेंग की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर माफी के भाव उभर आए और उसने आगे कहा, आपको इन विषयों पर स्वयं शोध करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको पवन चरित्र टॉवर में कुछ क्लासिक ग्रंथ मिल सकते हैं। आखिरकार ऐसे मध्य तृतीय श्रेणी के खजाने निम्न तृतीय श्रेणी के तीखे हथियारों से अलग होते हैं। अधिकांश का अपना इतिहास होता है, ठीक उसी तरह जैसे मार्शल कलाकार पूरी तरह से गहन आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहते हैं और ऐसे ही मध्य तृतीय श्रेणी तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया के खजाने अगर केवल भौतिक रूप से श्रेष्ठ हों तो भी 7वें श्रेणी के ड्रैगन गेट की बाधा को पार नहीं कर सकते। वांग एनफेंग ने सिर हिलाया। उसने कई महीने पवन चरित्र मीनार में बिताए थे और एकांतप्रिय और प्रसिद्ध किंगफेंग एज के पुस्तकालय में पूरे 3 दिन बिताए थे। इस प्रकार उसने जियांगू के कई विषयों की बुनियादी समझ हासिल कर ली थी, जबकि ग्रेट लियांग गांव में उसे मार्शल आर्ट के ज्ञान की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। निम्न तृतीय श्रेणी और मध्य तृतीय श्रेणी के बीच की बाधाएं 7वें, 8वें और 9वें श्रेणी के बीच की बाधाओं जैसी नहीं हैं, जहां केवल आंतरिक शक्ति का संचय ही सफलता के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि एक बार जब कोई इसे पार कर लेता है तो इसका परिणाम इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जितना कि स्वर्ग और पृथ्वी का उलट जाना। सांकिन रिकॉर्ड्स में लिखा है, ड्रैगन गेट पर्वत नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित है। यू ने पर्वत को काटकर 1 मील से भी ज्यादा चौड़े प्रवेश द्वार बनाए हैं और नदी इसके बीच से बहती है। दोनों तरफ से गाड़ियां और घोड़े नहीं गुजरते। हर बसंत के अंत में पीली काप मछलियां धारा के विपरीत दिशा में तैरती हैं और जो सफल हो जाती हैं वे ड्रैगन बन जाती हैं। फिर बादल और बारिश आती है और स्वर्गीय अग्नि उनकी पूंछ जला देती है और इस तरह वे ड्रैगन बन जाते हैं। चूंकि यह अवरोध अत्यंत विशिष्ट है इसलिए इसे ड्रैगन गेट कहा जाता है। गू जियांझांग ने धीरे से आधे बंद लकड़ी के दरवाजे को खोला, चिंतनशील युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आएं। डॉट 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 डॉट। ये संपत्ति गू जियांझांग के माता पिता ने अकादमी के पास बसाई थी। आज कुछ ही परिचित दोस्त मौजूद थे। उन्होंने वांग एनफेंग का स्वागत करने और उनकी यात्रा की धूल साफ करने के लिए एक रेस्टोरेंट के मुख्य रसोइये को भी बुलाया था। और भोजन के दौरान यानलिंग और युवा लड़की अभी तक वापस नहीं आए थे। सु वेनचांग के शब्दों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि सिस्टर झाओ काफी परेशान थीं। जब उसने ये शब्द कहे तो उस सुंदर युवक के चेहरे पर लालिमा छा गई थी जो स्पष्टतः नशे में था। पारिवारिक भोज में जब सब अपनी जवानी के रंग में थे और बातचीत तो दूर की बात थी, रेस्टोरेंट के शेफ, जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से अपने हुनर में माहिर थे, ने ढेर सारे चांदी के सिक्के बटोरे और अपनी पाक कला का पूरा हुनर दिखाया। उनके बनाए व्यंजन खुशबूदार और स्वाद से भरपूर थे। सूर्यास्त से लेकर चांद के आसमान में पहुंचने तक सब खाते रहे और तभी खाने पीने की चीज़ों से पूरी तरह संतुष्ट हुए। चूंकि देर हो रही थी इसलिए सु वेनचांग और अन्य लोगों ने गू जियांझांग के निवास पर रात भर रुकने का फैसला किया, जबकि वांग एनफेंग को साफ सफाई करने के लिए विंड कैरेक्टर टॉवर पर वापस जाना था और इस तरह उन्हें अकेले ही वहां से जाना पड़ा। बढ़िया शराब का एक जार पकड़े हुए सु वेनचांग ने नशे में धुत आंखों से वांग एनफेंग को देखा और डकार लेते हुए कहा, एनफेंग, क्या तुम सचमुच नहीं रुक रहे हो? वैसे भी जब भी विंड कैरेक्टर टॉवर में किताबों की रखवाली करने वाला कोई नहीं होता था तो हम ऐसे ही आ जाते थे, है ना? और न ही उस बूढ़े मास्टर रेन ने कुछ कहा। वांग एनफेंग ने हंसते हुए कहा, कर्तव्य मेरा आह्वान है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? फिर वह गू जियांझांग की ओर मुड़ा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भाई गू, पहले मैं विदा लूंगा और अधिक जानकारी के लिए देखें। गू जियांझांग ने सिर हिलाया और उसे बाहर जाते हुए कहा, रास्ते में सावधान रहना।
वान वेनफेंग ने अपना सिर हिलाया और बेपरवाही से मुस्कुराया। अकादमी यहाँ से बस कुछ ही पल की पैदल दूरी पर है, क्या हो सकता है? भाई गो, बेहतर होगा कि आप वापस जाएं और वेन चांग और अन्य लोगों की देखभाल करें। उसकी सहनशीलता औसत है, फिर भी उसने अभी बहुत अधिक शराब पी ली है और वह काफ़ी नशे में होगा। गु जियानझांग ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक घर के अंदर से उल्टी जैसी आवाज़ सुनाई दी। युवक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वान वेनफेंग से जल्दी जल्दी कुछ बातें करने के बाद वह घबराए हुए से कदमों से घर के अंदर भागा। वान वेनफेंग थोड़ा चौंके, फिर उन्हें एहसास हुआ कि शायद छात्रों में से किसी ने बहुत अधिक शराब पी ली थी और उनके दिल में सौभाग्य की राहत की भावना महसूस हुई। सचमुच, मास्टर सही थे। शराब से बचना चाहिए। भावना से अपना सिर हिलाते हुए वान वेनफेंग ने मुस्कुराते हुए उन्मत्त गु जियानझांग को देखा, जिसने आंगन में अपना सज्जनतापूर्ण व्यवहार खो दिया था और अकादमी की दिशा में जाने के लिए मुड़ गया। उस समय आधी रात हो चुकी थी और हालांकि फूलों, संगीत और लगातार उत्सवों से भरे उन चहल पहल भरे स्थानों में ये दिन का सबसे जीवंत समय होता, दयालु मेहमानों और विशुद्ध वस्त्र पहने सुंदरियों का आना जाना लगा रहता, इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला और तारों और बांसुरी की ध्वनि मीलों तक सुनाई देती। अकादमी के आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण था, केवल आकाश में तारे और चंद्रमा थे जो अपनी चांदी जैसी रोशनी जमीन पर बिखेर रहे थे। गु जियानझांग का घर एक बेहद शांत इलाके में था और उस वक्त सड़क पर सिर्फ वान वेनफेंग ही अकेले चल रहे थे। युवक ने अपनी कमर से सफ़ेद जैड रत्न उतारा और हाथ उठाकर उसे आसमान में चमकते चांद के सामने रखा। चांदनी चमकीली और साफ थी, जिससे बादलों से घिरा चांद और भी ज्यादा क्रिस्टल जैसा लग रहा था। उस पर बना उड़ता हुआ ड्रैगन अपने सिर के साथ हिलता हुआ सा लग रहा था, जहां धुंध के हल्के हल्के धागे धीरे धीरे जमा हो रहे थे। वान वेनफेंग ने सांस छोड़ी और फुसफुसाया, चंद्रमा की चमक को निगलता हुआ ड्रैगन का सिर। तभी अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जो वान वेनफेंग के कदमों के साथ मिलकर एक छाया की तरह धीरे धीरे पास आ रही थी। पुनश्च पहला अपडेट, मानो कोई छाया आकृति का पीछा कर रही हो। नीले रंग के कपड़े पहने युवक आगे चल रहा था, उसके विचार उसके हाथ में रखे जेड पेंडेंट द्वारा कैद थे और इस समय भी वह जो भी कदम उठा रहा था वह लगातार एक ही दूरी पर था, मानो सटीकता के लिए किसी रूलर से मापा गया हो। उसके कदम लयबद्ध थे, जो गति तकनीक में उसके अत्यंत ठोस आधार को प्रकट कर रहे थे। यह एक प्रशंसनीय बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब आंदोलन तकनीक में इस ठोस आधार के कारण उन्होंने नवागंतुक को फायदा उठाने का अवसर दिया। आकृति की चाल ढाल की तकनीक अत्यंत चुस्त थी, उत्पन्न होने वाली ध्वनि बहुत धीमी थी और इसके अलावा हर बार जब वह उतरता था तो वह युवक के कदमों के साथ होती थी। वान वेनफेंग के कदमों से छिपी हुई धीमी आवाजें किंवदंतियों की भूतिया आत्माओं की तरह युवक के करीब आती थीं। जब वह वान वेनफेंग से लगभग 3 कदम दूर था तो आकाश में बादल उमड़ पड़े और बिखर गए, जिससे चमकता हुआ चांद छिप गया। नवागंतुक पत्थर के फुटपाथ पर हल्के से पैर की उंगलियों पर चलने लगा। अब उसकी आकृति छिप नहीं रही थी। क्यूईबल उसके पैरों से फूट पड़ा, चारों ओर घूमता हुआ, उसे मुड़े हुए पंखों वाले उड़ते हुए ईगल की तरह हवा में उछाल दिया। उसके बाएं हाथ की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई थीं, उसके शरीर को घुमा रही थीं, उसकी कलाई को मोड़ रही थीं। वान वेनफेंग के हाथ में जेड पेंडेंट तक पहुंच रही थी, उसकी उंगलियां इस तरह से सिकुड़ी हुई थीं जैसे कि वे एक क्रेन की चोंच हों। वान वेनफेंग के बाएं कंधे की ओर नीचे झपट्टा मार रही थीं। एक चाल और 2 शैलियां हवा में सीटी बजाती हुई। वान वेनफेंग चौंका हुआ लग रहा था, उसका दाहिना हाथ कांप रहा था, जेड पेंडेंट नीचे गिर रहा था, ड्रैगन के सिर पर एकत्रित चांदनी जैसी सफ़ेद भाप चमकदार रेखाएं बना रही थी। नवागंतुक का दाहिना हाथ सहजता से नीचे की ओर झुक रहा था, हाथ में सुंदर जेड को पकड़ रहा था, लेकिन उसका अपना रुख विकृत हो गया था, क्योंकि वह अपनी शक्तिशाली क्यूई को फिर से इकट्ठा करने के लिए तैयार था। हालांकि वान वेनफेंग ने एक कदम पीछे ले लिया, उनका दाहिना हाथ कोहनी से मुड़ गया, जिससे स्वाभाविक रूप से वह पीछे की ओर गिर गया। क्योंकि उसने हत्या की मंशा को नहीं भांप लिया था, इसलिए उसने अपनी शक्ति का केवल 70% ही प्रयोग किया। गरजते विस्फोट के बीच में व्यक्ति का शरीर थोड़ा अकड़ गया था। वान वेनफेंग, जो शाओलिन मंदिर में कई लड़ाइयों में शामिल थे, तुरंत जान गए कि दूसरे व्यक्ति का आंतरिक बल मार्शल शरीर उनके अपने जैसा ही था और उनका दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से उठा, दूसरे की दाहिनी कलाई को पकड़े हुए, थंडर विगोर चमकते हुए उनके मेरिडियन पर प्रहार कर रहा था। वान वेनफेंग का दाहिना हाथ हल्का सा कांपा, धुंधली चांदनी गिर पड़ी और वान वेनफेंग ने उसे पकड़ लिया। नवागंतुक को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वह जल्दी से पीछे हटने लगा। उसकी चाल ढाल बेहद शानदार थी और पलक झपकते ही उसने वान वेनफेंग से 3 कदम की दूरी बना ली थी। इसी क्षण उस युवक के दाहिने हाथ ने तेजी से उसकी पीठ पर पड़ी तलवार का हत्था पकड़ लिया और तलवार की खनक के बीच उसे म्यान से निकाल लिया। लकड़ी की तलवार हवा में एक चाप बना रही थी। बादल छट गए और कोहरा छट गया, चांदनी चमकदार और साफ हो गई। चांदनी रात में काले कपड़े पहने एक 17 या 18 साल का युवक, जिसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, जमीन पर खड़ा था।
उसका शरीर अकड़ा हुआ था, थोड़ी सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 8 भुजाओं वाली लकड़ी की तलवार न तो 1 इंच अधिक लंबी थी और न ही 1 अंश अधिक छोटी। वह ठीक उसके गले पर निशाना साध रही थी, मानो उसकी गणना अनगिनत बार की गई हो। उसकी सटीकता आश्चर्यजनक थी, और यह वह सटीकता थी जिसने उसके हृदय में अविश्वसनीय भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। उसकी आंखें चांदनी रात में नीले कपड़े पहने शांत चेहरे वाले युवक को देख रही थीं। उसे उस समय हुए हमले का हर विवरण याद आ रहा था। बस उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हो रही थी, जो उसके सीने में उसके दिल को जकड़ रही थी। क्या उसे देख लिया गया था? काले कपड़े पहने युवक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जेड पेंडेंट गिर गया। पीछे हटो, वार करो, तलवार निकालो। क्या सब कुछ उसकी गणना के अंतर्गत था? अपने गले पर चुभन महसूस करते हुए उसे कोई संदेह नहीं था कि यह लकड़ी की लंबी तलवार आसानी से उसके गले को भेद सकती है। यदि उसने अपनी तलवार एक सांस पहले खींच ली होती, या एक कदम आगे बढ़ गया होता। ये सोचते ही उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया, और उसे लगा जैसे उसने अभी अभी नरक के राजा के दरबार का चक्कर लगाया हो। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, उंगलियां चौड़ी करके, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, और एक सहज मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आराम करना, कृपया आराम करें, अभिलेखागार के रक्षक। अंदर ही अंदर उसने दांत पीस लिए। बस तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मेरा नेता आकर तुमसे निपट न ले, तब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए है। तभी उसके सामने खड़े युवक ने हल्के से सिर हिलाया। तलवार अभी भी उसके गले पर तनी हुई थी। वह हिला नहीं। उसकी भौहें और आंखें शांत और थोड़ी अलग थीं। उसकी निगाहें पूर्व की ओर मुड़ी हुई थीं। उसका बायां हाथ कमरबंद पर चांदनी सफेद जेड पेंडेंट को लापरवाही से लटकाए हुए था। उसकी मुद्रा शांत थी, उसकी आत्मा निर्मल थी, चांदनी में ठंडे बेर के समान, एक दोस्त को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हुए लापरवाही से कह रहा था, जब आ ही गए हो तो क्यों न बाहर आकर मिल लो। आवाज रुक गई, और काले कपड़े पहने युवक के दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। फिर भी उसने देखा कि गली पहले की तरह ही शांत और स्थिर थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और उसने राहत की सांस ली। ये बहुत करीबी मामला था। नेता पहले की तरह इतनी आसानी से उत्तेजित नहीं हो पाते थे। जैसे ही इस विचार ने उसे राहत दी, उसे अचानक ही महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। कुछ तो ठीक नहीं है। क्या अभिलेखागार के इस रक्षक ने सचमुच नेता की खोज कर ली थी? सामने खड़े युवक को देखकर, चाहे वह उसके दिल में बैठा डर हो, उसे महसूस हुआ कि तारामंडल रैंकिंग सूची में अभिलेखागार का नया कीपर और भी अधिक अथाह होता जा रहा था। गली के दोनों ओर हरे पत्थरों से बनी काई से ढकी दीवारें दूर तक चुपचाप फैली हुई थीं, मानो अंतहीन हो। यहाँ और वहाँ के क्षेत्रों को घेरे हुए तलवार थामे युवक पृथ्वी पर खड़ा था। ऊपर चमकता चांद था, एक समाधि में। उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि वह किसी सामान्य युवक का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि उसके सामने चमकता चांद और आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी है। जब वह सदमे में था, उसने देखा कि अभिलेखागार का रक्षक फिर से उसकी ओर देख रहा है और गंभीरता से कह रहा है, ग्रेट किन लीगल कोड के अनुसार अकारण हमला 6 दंडनीय अपराधों में से एक है, जो एक अक्षम्य अपराध है। आप उसे बिना किसी अपराध के मौके पर ही मार सकते हैं। काले कपड़े पहने लड़के के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। तभी उसने देखा कि उसके गले पर लगी लकड़ी की तलवार धीरे धीरे अपना दबाव बढ़ा रही है, उतनी ही तेज जितनी उसने कल्पना की थी, और उसकी त्वचा अनायास ही चीर दी गई थी। पतझड़ की रात की हल्की सी तेज हवा उसकी फटी हुई मांसपेशियों और रक्तवाहिकाओं में दौड़ रही थी, एक अनोखी अनुभूति जो दिल को दहला देती थी। घाव से गर्म खून बह रहा था। फिर रात की हवा के झोंके से इसकी आखिरी गर्माहट खत्म हो गई और यह धीरे धीरे जम गया। काले कपड़ों वाला लड़का कांप उठा। उसके सामने लाइब्रेरी गार्ड की अति गंभीर निगाहों ने उसे आसन मृत्यु का वास्तविक एहसास करा दिया। एक असफल हमले के बाद तुरंत पकड़े जाने का डर अब अथाह रूप से बढ़ गया था, और मौत का सामना करने के डर और भय में बदल गया था, जिससे वह अनायास ही चीख पड़ा, बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन! यह आदमी गंभीर है, वह सचमुच मुझे काटना चाहता है। कोई मदद करो। वान वेनफेंग विचलित रहा। वू चांगकिंग की शिक्षाएं उसके कानों में गूंज रही थीं, उसकी हरकतें स्थिर थीं। किनारे छिपी महिला अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक जोरदार ची अचानक वान वेनफेंग के सामने 3 फीट की दूरी पर एक जगह पर गिरी, जिससे जमीन पर एक दरार पड़ गई। पत्थर के टुकड़े ऊपर उछले। वान वेनफेंग ताओवादी संप्रदाय के 9 महलों के स्थान पर पहुंचे। काले वस्त्र पहने युवक के पीछे अपना शरीर घुमाया। उनका दाहिना हाथ तलवार पकड़े हुए था, जबकि बायां हाथ पंजे जैसी पकड़ में बदल गया, युवक के गले पर अटका हुआ था। अगर वह अपनी आंतरिक क्यूई को प्रवाहित करते तो उनकी उंगलियां इस्पात की तरह दृढ़ होती, और अपनी नस नाड़ियों की ताकत से वह उसे बेरहमी से चीर सकते थे, इसे एक धमकी के रूप में इस्तेमाल करते हुए। तभी उसे अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई, और आखिरकार उसे अपने सामने खड़ी महिला को देखने का समय मिला। उसने काले और लाल रंग के जोशीले परिधान पहने हुए अपनी भौहों और आंखों में एक प्रभावशाली उपस्थिति देखी। उसने उसके हाथों में मानक ग्रेट किन युद्ध तलवार देखी, और कैसे वह काले कपड़ों में चीखते हुए लड़के को देखते हुए असहाय भाव से अपने माथे पर हाथ रखे हुए थी।
वान वेनफेक के कानों में एक जानी पहचानी ठंडी आवाज़ गूंजी, उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी नज़र युवती से हटकर एक परछाई की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, जनरल, आप बाहर क्यों नहीं आते? वहां मौजूद बाकी दो लोगों के हाव भाव धीरे से बदल गए। एक पल की खामोशी के बाद उस परछाई से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला, हल्के चमड़े का कवच पहने, उसके चेहरे पर खुरदुरे भाव, घनी और बिखरी हुई बाहें, एक मजबूत और अटूट शक्ति बिखेर रही थीं। उसकी पीठ पर कांस्य बाघ धारियों वाली एक लंबी तलवार थी, जो मानो खून से सनी हुई थी तथा लाल जंग से ढकी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी आवाज में कहा, मैं जनरल की उपाधि के लायक नहीं हूं। युवती ने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ रखा और आह भरी। अब जब सभी लोग यहाँ आ गए हैं तो कृपया पुस्तकालय संरक्षक कुछ उदारता दिखाएं। इस बेवकूफ़ को बस एक पाद समझो और इसे जाने दो। वान वेनफेक ने सिर हिलाया और युवक पर से अपना बायां हाथ हटा लिया, जो लड़खड़ाकर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह आज़ाद हुआ, उसने एक हाथ अपनी गर्दन पर लगे घाव पर रखते हुए चीखते हुए कहा, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। बड़ी बहन, मुझे सोने की दर्द निवारक दवा दे दो। उसकी आवाज़ अचानक रुक गई और जब उसने अपना दाहिना हाथ हटाया तो उस पर बस खून का हल्का सा निशान था, मानो उसने गलती से अपनी त्वचा खुरच ली हो। फिर भी वह डर जो उसने महसूस किया था, मानो वह टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर हो, अभी भी उसके दिल में था, जो दूर होने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध और खालीपन दिखाई दे रहा था। वान वेनफेक ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली, उसके शरीर के चारों ओर की हुई शक्ति नष्ट हो गई। अगर इन लोगों के मन में उसके प्रति कोई बुरी नीयत थी तो उसकी मामूली मार्शल आर्ट भी उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने कोई खास कमाल नहीं कर पाती, चाहे उसके पास तलवार हो या न हो। उसे शाओलिन वापस ले जाने के लिए मिस्टर यंग पर ही निर्भर रहना पड़ता। अपनी तलवार म्यान में रखने से वे अनिश्चित और संकोची हो सकते थे। यदि उनकी कार्रवाई केवल परीक्षण के लिए थी और उनमें हत्या का कोई इरादा नहीं था, तो उनकी अपनी कार्रवाई और भी अधिक स्पष्ट और संयमित प्रतीत होगी। दूसरी ओर खड़ी युवती विचारमग्न लग रही थी। उसने अपने हाथ की लहर से अपनी युद्ध तलवार को म्यान में डाल लिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आज हुई गड़बड़ी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता था कि वह आपसे संपर्क करे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे हमला करेगा। यदि हमने किसी भी तरह से आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे उम्मीद है कि आप नरमी बरतेंगे। वान वेनफेक ने अपना सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनका मन रात की अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में कई सवालों से भरा हुआ था। व्हाइट टाइगर हॉल से पीछा करने वालों के विपरीत, चाहे वह काले कपड़े पहने लड़का हो, उसके सामने खड़ी युवती हो, या फिर चुपचाप बैठा अधेड़ उम्र का आदमी हो, उनकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं थी। वे बार बार उसे पुस्तकालय संरक्षक कहकर संबोधित करते थे। जाहिर है कि वे उसे खोजने के लिए इस उपाधि का प्रयोग कर रहे थे। विशेष रोमांच पढ़ें, लेकिन उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि लाइब्रेरी गार्जियन नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर हल्का सा झुककर पूछा, मैं वान वेनफेक हूँ। क्या मैं आज रात आपके आने का उद्देश्य जान सकता हूँ? पुनश्च दूसरा अद्यतन कोष्टक। ये सुनकर युवती ने पहले तो झुककर प्रणाम किया, फिर एक भरी हुई मुस्कान के साथ बोली, इतनी देर रात आपको परेशान करने से मेरा दिल सचमुच बेचैन हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। मैं यू वेन हूँ। ये यू है जिसका अर्थ है बेटे अपने घरों को लौटते हैं, जो उनके परिवारों के लिए बिल्कुल सही है, और वेन है जिसका अर्थ है जब बादलों पर पैटर्न बनते हैं तो उन्हें वेन कहा जाता है। फिर से उसने अपना हाथ उठाया और काले कपड़े पहने उस युवक की ओर इशारा किया जो अभी भी अपनी गर्दन पकड़े हुए था, अनिश्चित और भयभीत, और हंसते हुए उसने कहा, इस लापरवाह व्यक्ति का नाम जुवान जू है। आप उसे बंदर कहकर बुला सकते हैं। उसका स्वभाव स्वेच्छाचारी है, बिल्कुल पहाड़ी नाले में उछलकूद करने वाले बंदर की तरह। वान वेनफेक ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सामने खड़ी युवती एक बड़े घराने की महिला के अनुरूप शान से बोल रही थी, फिर भी उसने एक युद्ध कलाकार की जोरदार पोशाक पहन रखी थी और उसकी भौहों से एक वीरता झलक रही थी जो किसी भी पुरुष से कम नहीं थी। उसके हाथ में जो युद्ध तलवार थी उसका बड़े घरों की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं था। ये 3 फुट से अधिक लंबा था, इसका ब्लेड 1 फुट से अधिक लंबा था, इसके हैंडल पर एक बड़ी अंगूठी लगी थी जो भांग की रस्सी से 2 बार लिपटी हुई थी। यह महान किंग सेना और डाकुओं की एकमात्र सामान्य पसंद थी। महान किंग भोला कृपाण, और इसका काफ़ी उपयोग किया गया था। वान वेनफेक ने कृपाण की अंगूठी पर लगी फटी हुई भांग की रस्सी से अपनी नज़र हटा ली, मानो उसे एक क्षण का एहसास हुआ हो। तभी उसने युवती को मुस्कुराते हुए आगे कहते सुना, आज रात हम क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन हम तीनों बस वहां से गुजर रहे थे और नक्षत्र रैंकिंग सूची में हाल ही में शामिल हुए फूफेंग बुबगाजियन को देखकर हम बहुत खुश हुए। हमें दोस्त बनाने की उम्मीद थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि यहाँ मौजूद जुवानजू इतना उतावला हो जाएगा कि सीधे हमला कर देगा।
सिर हिलाते हुए यू वेन ने अपने चेहरे पर क्षमा याचना का भाव दिखाया और फिर झुककर आगे कहा, कृपया क्षमा करें। वान वेनफेक झुकने से बचने के लिए एक तरफ हट गए तथा अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जब जुवान झू ने कुछ समय पहले उस पर हमला किया था तो उसने केवल कंधे पर निशाना साधा था, मारने की कोई मंशा नहीं थी। यदि केवल परिणाम के आधार पर ही निर्णय लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जुवान झू को वान वेनफेंग से कई जोरदार प्रहार झेलने पड़े थे और उसे हल्की चोटें भी आई थीं, इसलिए वान वेनफेंग में इस समय बहुत कम गुस्सा था, लेकिन उसकी सतर्कता काफ़ी बढ़ गई थी। अंदर से वह जानता था कि ह्यूवेन नाम की इस महिला ने निश्चित रूप से पूरी सच्चाई नहीं बताई है और सोच रहा था कि अभी उसके स्पष्टीकरण में कितने सच और झूठ बुने हुए हैं। जहां तक तारामंडल रैंकिंग सूची में सूचीबद्ध होने की बात है, जब से उसने उत्तरी मार्शल सिटी में फ्लाइंग क्लाउड स्पोर्ट्समैन को हराया था, वह इस तरह की मान्यता के लिए तैयार था। उसने केवल यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसका शीर्षक केवल फूफेंग बोगाजियन होगा। क्या ये वैसा ही नहीं था जैसा सूची बनाने से पहले था? वास्तव में इसका विचार किसके मन में आया? वान वेनफेंग के विचार एक पल के लिए थोड़े भटक गए, लेकिन वह जल्दी ही वर्तमान में लौट आए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके सामने मौजूद तीनों व्यक्ति उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते थे, लेकिन वान वेनफेंग का उनसे गहरा संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था। फिर उन्होंने विनम्रता से झुककर आंखें नीची करके कहा, अगर ऐसा है तो मुझे अकादमी की सफाई करने के लिए वापस आना होगा। कृपया मुझे माफ़ करें। विदाई। यू वेन ने हल्के से आश्चर्य से पलकें झपकाईं, उसे रोकने के इरादे से हाथ उठाया, लेकिन वान वेनफेंग पहले ही घूम चुका था। उसकी क्यूई उसके पूरे शरीर में घूम रही थी। शाओलिन की जोरदार सटेप तकनीक और ताओवादी 9 महलों के पैरों के पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा था। पलक झपकते ही वह दूर चला गया और तीनों के लिए सिर्फ अपनी एक आकृति ही छोड़ गया। यू वेन ने अपना हाथ नीचे कर लिया, जाते हुए युवक को देखते हुए उसका चेहरा विचारमग्न था। फिर उसने अचानक हंसते हुए अपना सिर हिलाया। किसने सोचा होगा कि यह पुस्तक संरक्षक इतना सतर्क है? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप रहा और फिर गंभीरता से बोला, बस ऐसे ही, उसे जाने दो। यू वेन ने अपने हाथ फैलाए और कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम अपहरणकर्ता नहीं हैं। इससे पहले कि वह आगे बोलती, उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। इसके अलावा किसी परिचित से बहुत गहराई से बात करना बहुत बड़ी मनाही है। मिलते ही सब कुछ बता देना बहुत मूर्खतापूर्ण और धीमा काम होगा, यहाँ तक कि इस अनियंत्रित बंदर के लिए भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर जुवान झू ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाईं। वह जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन युवती ने उसके माथे पर हल्के से म्यान से थपथपाया। उसकी अभिव्यक्ति उलझन भरी हो गई और उसके कदम लड़खड़ा गए और वह एक कदम पीछे हट गया। यू वेन ने अपनी कलाई हिलाई, जिससे युद्ध तलवार उसके हाथ में 2 बार घूमी और फिर उसने उसे जुवान झू के आलिंगन में डाल दिया। जुवान झू उसे पकड़ने में लड़खड़ा गया। हालांकि उसके पास 9वीं श्रेणी की आंतरिक शक्ति थी, फिर भी वह कृपाण को ऐसे पकड़े हुए था मानो वह कोई भारी बोझ हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी उंगलियां तलवार को कसकर पकड़े हुए थीं, लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर रही थी। युवती ने पीछे मुड़कर आकाश में अर्धचंद्र की ओर देखा, दोनों हाथ पीछे बांधे। उसने धीरे से कहा, चलो चलें, घर लौटने का समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आंटी ली सो गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। कुछ कदम चलकर, लेकिन बिना रुके, उसने अपना सिर उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर घुमाया और सहजता से पूछा, वैसे अंकल कुई, आप मार्शल आर्ट में बुग्गाजियन के कौशल को कैसे आंकेंगे? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि उसने मुझे अभी कैसे पहचान लिया। हो सकता है कि उसने जो जेड पेंडेंट पहना है उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। जहां तक उसकी मार्शल आर्ट की बात है। वह कुछ देर रुके, जैसे कि वह कुछ सोच रहे हों, फिर बोले, उनकी तलवारबाजी बहुत परिष्कृत है। उनकी आंतरिक शक्ति मार्शल बॉडी यंग मास्टर जुवान के समान है। दोनों संभवतः 9वें रैंक के आसपास हैं। मुक्केबाजी और लात मारने की कला स्पष्ट रूप से एक प्रतिष्ठित वंश से आती है, फिर भी उनकी शक्ति बिल्कुल साधारण है। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने पहली बार मार्शल आर्ट की राह पर कदम रखा था तब वे उनके लिए आधारभूत तकनीकें थीं, अब वे उनके लिए बहुत कम उपयोगी हैं। प्रदर्शित चपलता ताओवादी संप्रदाय के 9 महल चरणों की होनी चाहिए। प्रकाश शरीर आंदोलन तकनीक बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि नक्षत्र रैंकिंग सूची में वर्णित है, वास्तव में बहुत खराब। ऐसा लगता है कि उसने अपना अधिकांश समय अपनी तलवारबाजी को निखारने में लगाया है, इसलिए हालांकि उसकी तलवारबाजी असाधारण है, उसकी अन्य मार्शल आर्ट प्रतिभाएं काफ़ी साधारण हैं। उसकी बाह्य साधना प्रदर्शित नहीं की गई है, लेकिन मुझे डर है कि यह शायद नक्षत्र रैंकिंग सूची में दिए गए मूल्यांकन के अनुसार औसत दर्जे की ही होगी। बेहद गरीब। आवाज़ एक क्षण के लिए रुकी और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने युवक के बारे में अपना आकलन किया। यह एक मार्शल कलाकार है जो तलवार के साथ अपरंपरागत दृष्टिकोण अपनाता है। अनन्य कहानियों की खोज करें। पहाड़ की तरह आंचल, बिजली की तरह तेज, एक ही वार में मार डालने वाला।
यदि आपको युद्ध में उसका सामना करना पड़े तो आपको उसकी तलवार को निरस्त कर देना चाहिए, उसे एक स्थान पर सीमित कर देना चाहिए तथा मुक्कों और पैरों का प्रयोग करके उसे निकट युद्ध के लिए मजबूर करना चाहिए। यू वेन ने अपना हाथ माथे पर रखा और असहाय होकर आह भरी। चाचा कुई, हम यहाँ एक मिशन पर हैं, मौत से लड़ने के लिए नहीं। मेरे आसपास के लोग इस स्वभाव के क्यों हैं? अचानक लड़की के दिल में बेबसी का एहसास जाग उठा। उस आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी आवाज में बोला, यह मेरी ओर से जबान फिसलने की वजह से हुआ। यू वेन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, चाचा कुई, आपके भी अपने विचार हैं, मैं आपको सिर्फ इसलिए दोष कैसे दे सकता हूं क्योंकि हमारे विचार अलग हैं। आदमी ने सिर हिलाया और चुप हो गया, एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि उसने अभी अभी अपनी गलती मान ली थी, लेकिन अपनी पिछली स्थिति के कारण उसे सचमुच नहीं लगा कि वह गलत था। उस युवती से कई कदम पीछे चलते हुए उसे अचानक वह साधारण, सादी लेकिन बेहद सटीक तलवारबाजी की तकनीक याद आ गई जो उन्होंने पहले छिपते हुए देखी थी। उसके मन में एक विचार आया। वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर अपना सिर हिलाया, उस हास्यास्पद विचार को खारिज कर दिया और चुपचाप यू वेन से एक कदम पीछे खड़ा रहा। हास्यास्पद, बहुत हास्यास्पद। इस संसार में केवल 14 या 15 वर्ष का अनुभवी योद्धा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने यह निष्कर्ष निकाला जब उसने अपने आगे चल रही युवती को देखा। शायद यह महज एक संयोग था। डॉट 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 डॉट। वान फेंक बिना रुके शाओलिन जोरदार कदम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अकादमी की ओर तेजी से दौड़ता रहा। दूरी कम होने के कारण उसे वापस लौटने में बस एक पल लगा और अकादमी के गेट से अंदर कदम रखने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। पवन चरित्र मीनार की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी आंतरिक क्यूई को स्थिर किया। शाओलिन मंदिर के भीतर अब जाकर विद्वान ने बाहरी दुनिया से अपनी चेतना हटाई। वान गनफेंग को निर्देश देने के लिए अभी अभी लोगों के पार पहुंचकर वह स्वाभाविक रूप से कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी उसने पूरी कोशिश की कि कमजोरी का कोई लक्षण न दिखे, बस बांस की कुर्सी पर आलस से लेटा रहा और सी पर व्यंग्य करते हुए बोला, क्या ये वही मार्शल आर्ट है जो आपने उसे दी थी? मुझे याद है, उस चाल को रिवर्स एल्बो ब्रेक कहा जाता है। हालांकि इसे पूरी तरह से निष्पादित नहीं किया गया था। गोल्डन बेल शील्ड इन स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए ये केवल 9वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट के रुख को बाधित करने में कामयाब रहा और यह मामूली चोट के रूप में भी योग्य नहीं था। क्या शाओलिन के सभी 72 परम कौशल इतने बेकार हैं? हे, उन्हें जला देना ही बेहतर होगा। अपने योद्धा वंश के प्रति ये तिरस्कारपूर्ण शब्द सी जैसे संयमी व्यक्ति के लिए भी अनदेखा करना कठिन था। मंत्रोच्चार कुछ देर के लिए रुका और विद्वान की ओर आंखें खोलकर उसने भारी स्वर में कहा, आखिरकार यह शाओलिन चांगक्वान ही है जिसका इस्तेमाल नींव रखने के लिए किया जाता है। ऐसी शक्ति का होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। विद्वान ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि उसने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं और धीरे से बोला, शाओलिन, हो मार्शल आर्ट का रूढ़िवादी मार्ग, 72 परम कौशल। हे, क्या शानदार उपाधियां हैं। मैंने तुमसे कहा था ये सिर्फ शाओलिन चांगक्वान है। विद्वान ने कुछ सुना ही नहीं, वह बस अपने आप से बुदबुदाता रहा। 72 परम कौशल, तो वे सिर्फ 72 कबाड़ के टुकड़े हैं, है ना? सम्राट किन ने तुम लोगों को उस समय कैसे नहीं जलाया? ओह हाँ, मैं भूल गया, तुम्हारे पूर्वज तब तक पैदा भी नहीं हुए थे, है ना? क्षमा करें, मेरी गलती। क्षमा करें, क्षमा करें। सी की कनपटियां मुश्किल से दबाए गए क्रोध से उभर आईं। मास्टर यंग ने अपनी नज़र वापस सी पर घुमाई। उनके चेहरे पर ठंडे व्यंग्य की जगह एक दयालुता की गर्म और विद्वान नजर आई, जो एक विनम्र सज्जन की तरह सौम्य थी, और उन्होंने जानबूझकर कहा, 72 परम कौशल, हो। सी की घनी भौहें हिंसक रूप से फड़की और वह अचानक खड़ा हो गया। क्यूई बल उसके चारों ओर एक ड्रैगन की तरह घूम रहा था जो ठंडी फुफकार मार रहा था। मुझे कार्रवाई किए हुए काफी समय हो गया है, आप लड़ाई के लिए उत्सुक होंगे? मुश्किल से नियंत्रित क्रोधित राजा, जो कि सी था, के सामने विद्वान ने केवल अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अपने मुंह के कोनों को मुस्कुराहट में ऊपर उठाया। हे, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वू चांगकिंग, जो बैठकर उत्साह देख रहा था, ने अपना चेहरा बदल लिया, अपना दाहिना हाथ अपने होठों पर रख लिया और 2 बार जोर से खांसा और अपनी अद्भुत हरकत तकनीक का उपयोग करते हुए लाउंज कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और खुद को बचाने के लिए पहले से पढ़ी हुई एक मेडिकल किताब पकड़ ली। इस एकांत शिखर पर असामान्य उतार चढ़ाव के बीच नीले वस्त्र पहने एक युवक की आकृति दिखाई दी। वान गनफेंग अपने आसपास के अचानक बदलाव से अभ्यस्त हो गए और उन्होंने देखा कि उनके गुरु पालथी मारकर बैठे शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं। विद्वान उदासीन दृष्टि से दूर आकाश की ओर देख रहे हैं और दूसरे गुरु अभी भी अपनी चिकित्सा की पढ़ाई में तल्लीन हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, यहाँ सब कुछ अपरिवर्तित है और वह मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। शाओलिन मंदिर आज भी शांतिपूर्ण है। पुनश्च पहला अद्यतन प्रस्तुत।
वांग वेनफेंग इस बात से अनजान थे कि शाओलिन मंदिर में एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी थी। उन्होंने कई प्रशिक्षकों को सम्मान देने के लिए आगे कदम बढ़ाया और फिर विद्वान के सामने आकर अपने कनिष्ठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, अभी मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद महोदय। यू वेन के पास खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, हालांकि युद्ध के मैदान में पैदा हुआ था, लगता था उसने मार्शल आर्ट की कुछ गुप्त तकनीकें सीख ली थीं और उसकी हत्या करने की मंशा अविश्वसनीय रूप से छिपी हुई थी। अगर विद्वान ने धर्म के जरिए उसके कानों में लंबी दूरी के ऑडियो ट्रांसमिशन की याद न दिलाई होती तो उसे पता ही नहीं चलता। पहल के बिना वह हर मोड़ पर दूसरों की दया पर निर्भर रहेगा और आसानी से बच निकलना उसके लिए असंभव होगा। विद्वान ने हल्के से सिर हिलाया, मानो उसे इन छोटी छोटी बातों की कोई परवाह ही न हो, मानो दूर से ऑडियो ट्रांसमिशन की थकान किसी और की हो। उसने बांस की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के से कई बार थपथपाया और फिर बोला, मानो कोई सहज आदेश दे रहा हो। आज आपकी कोहनी का प्रहार आपके प्रतिद्वंद्वी को हराने में विफल रहा। सजा के तौर पर आपको कॉपरमैन लेन में 3 घंटे तक शाओलिन चांगक्वान का अभ्यास करना होगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? ये सुनकर वांग वेनफेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर उसे गली में जुवान झू के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत याद आ गई। उसने सोचा कि कैसे 70% ताकत से किया गया उसका रिवर्स एल्बो ब्रेक जुवान झू पर लगा तो बस उसकी मुद्रा ही बदल पाए और उसे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर पाया। तभी उसे एहसास हुआ कि विद्वान क्या कहना चाह रहा था और उसके दिल में एक भावुकता उमड़ पड़ी। इस पूरे समय वह युद्ध में तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया। युवक के हृदय में एक आह की लहर दौड़ गई। ये कब शुरू हुआ कि शाओलिन चांगक्वान, जिस पर वह कभी निर्भर था, का उपयोग केवल प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों को बाधित करने के लिए किया जा सकता था। इन बिखरे विचारों को दबाते हुए वांग वेनफेंग ने मुट्ठी से सलामी दी और जवाब दिया, मैं हिम्मत नहीं करता। जूनियर आदेश का पालन करेगा। ये कहने के बाद उसके हाथ उसके बगल में गिर गए। वह सीधा खड़ा हो गया और शाओलिन शिष्यों द्वारा छोड़ी गई छवियों का उपयोग करके अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारने के लिए शाओलिन मंदिर में कॉपरमैन लेन की ओर चल पड़ा। फिर भी वह नहीं जानता था कि वह केवल शाओलिन चांगक्वान तकनीकों के साथ कितने समय तक युद्ध में टिक सकेगा। नीले पत्थर के ऊपर भिक्षुसी के शास्त्रों का पाठ करने की आवाज़ किसी बिंदु पर थम गई थी। उनकी उंगलियां प्रार्थना की मालाएं धीरे धीरे हिला रही थीं, मानो वे चिंतन में डूब गए हों। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं। नोवेलबन कॉम पर नए अध्याय पढ़ें। विद्वान ने भिक्षु की ओर देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे लड़के, आज तुमने जो चाल चली उसका नाम क्या है? वांग वेनफेंग को नहीं पता था कि श्री यंग ने ये प्रश्न पूछकर क्या इरादा किया था, लेकिन ये सुनने के बाद उन्होंने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, सर, यह शाओलिन चांगक्वान का रिवर्स एल्बो ब्रेक है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? विद्वान ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, वांग वेनफेंग ने कुछ उलझन में जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ गया। अब चूंकि उसकी युद्ध कला कौशल में निखार आ गया था, उसे दूसरे पर्वत शिखरों तक पहुंचने के लिए अपने गुरुओं की मदद की जरूरत नहीं थी। वह अपनी साधना के एक हिस्से के रूप में किंगवोंग का उपयोग कर सकता था और एक पल में वह आंखों से ओझल हो गया। लगभग 15 मिनट बाद भिक्षु सी झल्लाकर पत्थर से उठे और विद्वान को एक नज़र भी नहीं बख्शते हुए किंगवोंग के साथ तेजी से चले गए। वुचांग किंग ने भिक्षु की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर अपनी दाढ़ी सहलाए और हंस पड़े। सर, अगर आप मालिक को याद दिलाना चाहते थे तो सीधे बोल सकते थे, उन्हें भड़काने के लिए इतनी दूर क्यों जाना? विद्वान का चेहरा ठंडा और प्रसन्न बना रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ये जानते हुए कि उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा, वुचांग किंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और विषय बदलने की पहल की। ऐसा कहने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आया है। विद्वान ने उसकी ओर देखा और संक्षेप में कहा, बोलना। बुजुर्ग, जो पहले से ही उसके स्वभाव के आदी थे, नाराज नहीं हुए और बस हंस पड़े। उस खोए हुए खजाने का, महोदय, क्या आपने केवल एक ही टुकड़ा इस्तेमाल किया? शेष एक के लिए आपकी क्या योजना है? क्या आप इसे अमृत में परिशोधित करेंगे या इसे एक हथियार में बदल देंगे? हालांकि इस युवा लड़के की तलवारबाजी जबरदस्त है, लेकिन अगर उसका हथियार किसी के हाथ में टूट गया तो मुझे डर है कि वह खुद को नुकसान में पा सकता है। इस कदम को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। विद्वान के होंठ उपहास से मुड़ गए और उसने अपना सिर हिलाया। खोया खजाना मेरे लिए हथियारों की तरह उपयोगी है। हे, यदि कोई प्लॉट वेपन को तोड़ सकता है तो उसे दूसरा उससे भी बेहतर हथियार देना केवल एक मृत अंत की ओर ले जाएगा। वुचांग किंग थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एहसास की झलक दिखाई दी और उसने बिना किसी चिंता के अपनी दाढ़ी को सहलाया। कथानक के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए गए हथियारों के टूटने की कभी कोई खबर नहीं थी। कथानक परिवर्तन के दौरान एक शीर्ष दुष्ट मार्शल कलाकार द्वारा पूरी ताकत से किए गए सीधे प्रहार का सामना करने पर भी जरा सी भी दरार नहीं आई।
उस समय के गेमिंग फोरम पर इस एक कथानक की बग के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। साथ ही सच्चे मार्ग के धर्मी अनुयायी जो हमेशा वीरता की बात करते हैं, उन सभी के बैग में डकैती एस्कॉर्ट झंडा क्यों होता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने विद्वान की ओर देखा जो बांस की कुर्सी पर आलस से लेटा हुआ था और वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। यहाँ तक कि इस तरह के छोटे विवरणों का भी पहले ही उपयोग किया जा चुका था। वह सचमुच इसके हकदार थे। इस विचार पर उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे रोक दिया। उसने अपना जीवन जियांगू में घूमते हुए बिताया था और यद्यपि अब उसे एहसास हो गया था कि यह जियांगू, ये दुनिया और पिछले दशकों की शीघ्रता से गढ़ी गई शिकायतें और बैलगाम दौड़ें जीवन का एक भव्य भ्रम मात्र थी, फिर भी जब भी वह उस विशाल इकाई के बारे में सोचता तो बूढ़े व्यक्ति के हृदय में अभी भी एक हल्का सा कंपन दौड़ जाता था। उसने ऊपर एक कोने की ओर देखा जहां दोपहर की गर्म धूप जादुई ढंग से आसमान में चमक रही थी। हरे कपड़ों में आधी बंद आंखों वाला विद्वान बांस की कुर्सी पर आलस से बैठा था, अपनी उंगली से आर्मरेस्ट पर थपथपा रहा था मानो पीसफुल मेलोडी की लय बजा रहा हो। उसके काले बाल उसकी कनपटियों से नीचे सरक रहे थे और उसका पूरा शरीर एक सुस्त सहज भाव से भरा हुआ था। अफवाहों में अग्रणी व्यक्ति और हरे रंग के वस्त्र पहने यह आलसी धूप सेंकने वाला विद्वान, क्या वे वास्तव में एक ही थे? हालांकि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, फिर भी वू चांगकिंग को ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। वह दुनिया की विशालता और इसके अंतहीन आश्चर्यों को देखकर केवल आहें ही भर सकता था। लंबी उम्र जीने के कुछ फायदे भी हैं, हालांकि इसमें और भी नुकसान थे। बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए आलस से लेटे हुए विद्वान को देखा, फिर अचानक खुद को थका हुआ महसूस करते हुए आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। वह ऊपर नीले आसमान को देखता रहा, उसका मन भटक रहा था। मास्टर सी अनफेंग को मार्शल आर्ट के गहरे स्तर सिखाने की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे उसे मेडिसिन किंग वैली की उन्नत मार्शल आर्ट भी सिखानी चाहिए। स्पिरिट स्नैक सीकिंग गैप विप तकनीक अब अनफेंग के लिए चिकन पसलियों के अलावा कुछ नहीं है। बस मुझे यह नहीं पता कि मास्टर सी कौन सी मार्शल आर्ट उसे सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वे दोहराव वाली नहीं होंगी। डॉट 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 शाओलिन मंदिर कॉपरमैन लेन। घंटी की स्पष्ट और शुद्ध ध्वनि गलियारे में गूंज उठी। वांग अनफेंग अपनी बाहें सामने की ओर मुड़े स्थिर खड़ा रहा। उसकी नंगी त्वचा पर पड़े सुनहरे लाल रंग के अक्षर धीरे धीरे अपनी चमक खोकर युवक के शरीर में विलीन हो गए। एक आकृति तेजी से उससे दूर हटती हुई 7 कदम दूर रुक गई। वह सिर्फ काली पैंट पहने एक युवक था जिसके नंगे बदन पर खिले हुए फूल सजे थे। उसकी बाह में एक नीला ड्रैगन लिपटा हुआ था और कंधे पर घास की रस्सी से बंधी उसकी चोटी थी। उसके होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी और उसका व्यवहार स्पष्ट और शालीन था, जो अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उनके हालिया आदान प्रदान में उनके कदम सरल और सीधे लग रहे थे, लेकिन वे मजबूत, बलशाली और मर्दाना ऊर्जा से भरे हुए थे। ड्रैगन के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दे रही थी, मुट्ठी और हथेली की एक ऐसी तकनीक जो वांग अनफेंग के लिए अभूतपूर्व थी, अनदेखी और अनसुनी, जिसका जिक्र विंड कैरेक्टर टॉवर के यात्रा नोट्स में भी नहीं था। कॉपरमैन लेन में एक आवाज गूंजी। वांग अनफेंग, चुनौती विफल रही। दालान में लगी मोमबत्तियां चुपचाप बुझ गईं और कसकर बंद दरवाजे खुल गए। वांग अनफेंग ने सांस छोड़ी, अपनी बाहें नीचे की और अपनी चोटों के दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसकी हरकतों से उसके नाजुक हिस्से उत्तेजित हो गए थे। यहाँ तक कि शाओलिन मंदिर के भीतर भी, जहाँ अकादमी की तुलना में उपचार कहीं अधिक तेजी से होता था, दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। कई एक्यूपॉइंट्स की मालिश करने के बाद युवक मुड़ा और बाहर चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि श्रीयंग ने अचानक उसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मुक्का मारने और अपनी मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास करने के लिए क्यों बुलाया था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने मास्टर सी को भूरे भिक्षुओं के वस्त्र पहने प्रवेश द्वार से थोड़ी ही दूरी पर खड़े देखा। ऐसा लग रहा था कि वह वहां काफी देर से खड़े थे। वांग अनफेंग तेजी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस हरकत से उसकी घायल भुजाएं खींच गईं, जिससे उसकी चाल थोड़ी विकृत हो गई। मास्टर सी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। युवक की व्याख्या सुनकर उन्होंने आंखें सिकुड़ते हुए दूर शिखर की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपनी नजरें हटा लीं, कुछ उलझन में पड़े वांग अनफेंग की ओर मुड़े, अपना हाथ उठाकर युवक के सिर के ऊपरी हिस्से को धीरे से छुआ और धीरे से बोले, चिंता मत करो, आज तुम्हारे गुरु तुम्हें नई मार्शल आर्ट सिखाएंगे जो उनकी मार्शल आर्ट से ज्यादा खराब नहीं होंगी। ये बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख हस्तकला तकनीक है, अंतहीन और दुर्गम। केवल इसकी परम कठोरता और पूर्णता को समझकर ही परम शून्यता प्राप्त की जा सकती है, तभी कोई इसमें वास्तविक रूप से निपुण हो सकता है। इसका नाम है प्रज्ञापाम। PS दूसरा अद्यतन प्रस्तुत किया गया। सी युआन ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया, अपने सामने खड़े युवक को देखा, एक पल के लिए चुप हो गया और धीरे से बोला, ये प्रज्ञा हस्त तकनीक हमारे मंदिर के 8वें मठाधीश ग्रैंड मास्टर से उत्पन्न हुई है। आपको इसे प्रतिदिन लगन और कठोरता से अभ्यास करना चाहिए, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। शिष्य समझता है।
सी युआन ने सिर हिलाया, फिर एक कदम आगे बढ़ा, उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और वह दसियों मीटर दूर दिखाई दिया। उसने वान इनफेंग को वहीं रुकने का संकेत देते हुए सिर हिलाया, जबकि उसने शांतिपूर्वक अपने भिक्षु के वस्त्र की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और वहीं पर हथेली की तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पहले तो ये सरल और पारदर्शी प्रतीत होता था, फिर भी इसमें कोई अन्य भव्य या प्रबल उद्देश्य नहीं दिखाई देता था। इसकी सरलता में एक असाधारण भाव छिपा था। प्रत्येक गति और आकृति के साथ उन्होंने हस्तकला तकनीक के सभी गहन रहस्यों को उजागर किया। मुट्ठी और हस्तकला तकनीकों में उनका कौशल अत्यंत गहन था। विशुद्ध रूप से मुट्ठी के काम के संदर्भ में वे एक ऐसे महागुरु थे जिन्हें युगांतकारी कहा जा सकता है। अब अपने घनिष्ठ शिष्य को ये सिखाते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना पूरा प्रयास किया, यहाँ तक कि उन भागों का भी स्पष्ट और बोधगम्य विश्लेषण किया जिन्हें समझना सामान्य लोगों के लिए कठिन था। लगातार कई बार हस्तकला तकनीक का प्रदर्शन करने के बाद भिक्षु ने धीरे धीरे अपनी आभा को वापस ले लिया। उनका साधना क्षेत्र अष्टांग प्रज्ञा का द्वितीय स्तर वज्र प्रज्ञा था, जो अपनी भव्यता और शक्ति के मामले में वज्र की महान शक्ति से कमतर नहीं था। इस समय वांग इनफेंग को प्रभावित न करने के लिए उन्होंने अपनी सामान्य युद्ध कला शैली को बलपूर्वक दबा दिया। इस प्रकार तकनीक के इन कई दौरों के लिए उन्हें अपनी सहज प्रवृत्ति पर बलपूर्वक नियंत्रण रखना पड़ा, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और इससे उन्हें मानसिक रूप से थोड़ी थकान महसूस हुई। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि वांग इनफेंग पहले ही आत्मविस्मृति की अवस्था में पहुंच चुका था, जिससे उसे काफ़ी राहत मिली। उसने अपनी हथेलियां एक साथ जोड़ी और बौद्ध सिंह गर्जना का प्रयोग किया, आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि सूक्ष्मताओं की महारत को धर्म की गर्जना के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, विकर्षणों को दूर करने और वांग इनफेंग को गतिविधियों का सार समझने में मदद करने के लिए। उसने मंत्रोच्चार किया। यदि लंबी रात में आप बेचैन हैं, विचारों के साथ उड़ रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बिखरे हुए विचारों को लें और बिखराव के स्रोत की जांच करें, इसे कहीं भी ना पाएं, फिर बिखरे हुए विचार कहाँ रहेंगे? जांच करने वाले मन की जांच करने से वहाँ है जहाँ जांच करने वाला मन शांत है। जो ज्ञान अनुभव करता है वह स्वाभाविक रूप से शून्य है, और जिन वस्तुओं का वह अनुभव करता है वे भी स्थिर हैं। जो स्थिरता स्थिर नहीं है वह इसलिए है क्योंकि कोई भी स्थिर नहीं हो सकता। जो बोध अनुभव नहीं करता वह इसलिए है क्योंकि अनुभव करने योग्य कुछ भी नहीं है। मन और बोध दोनों शांत हैं, विचार शांतिपूर्ण हैं। बाह्य रूप से खोज न करना, आंतरिक रूप से दृढ़ न रहना, दोनों मार्ग नष्ट हो जाते हैं। एकमात्र प्रकृति संतुष्ट है। यह एक श्लोक ही प्रज्ञा हस्त युद्ध कला का सच्चा सार है। इसे अच्छी तरह याद रखें, इसे अच्छी तरह याद रखें। धर्म ध्वनि से अनजाने में ही हिल गए वांग इनफेंग की चेतना में इन आंदोलनों का सार गहराई से अंकित हो गया। कुछ दूरी पर सी युआन के क्यूई तंत्र द्वारा खींची गई शाओलिन घंटी जोरदार गूंज उठी, जिसकी गहरी घंटियां पहाड़ की चोटी पर गूंज उठी, सांसारिक विचारों को शुद्ध कर दिया, कॉपरमैन लेन के आसपास के क्षेत्र को केंद्र बना दिया, विशाल शाओशी पर्वत पर आसमान साफ कर दिया, बादल छट गए और हवा की धाराएं दूर की ओर लहरों की तरह बहने लगीं। इससे एक गिरता हुआ पत्ता गतिमान हो गया, हवा के साथ उठता हुआ, अनजाने में दूर तक फड़फड़ाता हुआ, लगभग रसातल में गिरने ही वाला था, फिर भी वह एक कोमल ओजस्वी क्यूई द्वारा खींचा गया और एक पतले हाथ में गिर गया। हरे रंग के वस्त्र पहने विद्वान ने पत्ते के साथ सहजता से खेला, क्योंकि उसे उसके भीतर छिपे अभी तक अव्यक्त बौद्ध इरादे का आभास हो गया था। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। प्रज्ञापाम। उसकी उंगलियां थोड़ी ढीली हो गईं, वह फिर से आलस से बांस की कुर्सी पर पीछे झुक गया, जिससे पत्ता चट्टान से नीचे बह गया, पहाड़ की तलहटी में बहती धारा में गिर गया, जिससे एक हल्की लहर पैदा हो गई। प्रज्ञा हथेली शाओलिन 72 परम कौशलों में से 3 प्रमुख हथेली तकनीकों में से एक है। इसकी गहन सूक्ष्मता सुमेरु पर्वत हथेली की तरह नहीं है, जो दूरी पर असाधारण रूप से प्रभावी है और शून्य में शक्ति एकत्र कर सकती है। हथेली के भीतर सुमेरु छिपा हुआ है, और न ही महान वज्र हथेली की तरह जोरदार है, दुर्जय और चरम वज्र की तरह हवा के माध्यम से शक्तिशाली प्रहार करता है। लेकिन प्रमुख बौद्ध तकनीक न तो सूक्ष्म रूप से गहन और कठोर किंतु कोमल सुमेरु पर्वत ताड़ है, न ही अत्यंत यांग और सशक्त, मोटा और भयंकर महान वज्र ताड़ है, बल्कि वह साधारण और सादा है, जैसे कोई वृद्ध भिक्षु उपदेश दे रहा हो। प्रज्ञा ताड़ केवल इसलिए कि इसकी हथेली की शक्ति अधिक अभ्यास के साथ मजबूत होती जाती है, अधिक सीखने के साथ इसकी चालें शुद्ध होती जाती हैं। एक अंतहीन सीख जहां अत्यधिक शक्ति परम शून्यता की ओर ले जाती है, केवल तभी कोई वास्तव में इसमें निपुण हो सकता है। लेकिन जहां तक शिखर की बात है, अनादिकाल से किसी भी गुरु ने यह दावा करने का साहस नहीं किया कि उन्होंने इस तकनीक को इसके चरम क्षेत्र तक पहुंचा दिया है। धर्म असीम है, मानव ज्ञान न्यूनतम से लेकर महान प्रज्ञा तक और 8वें भाग प्रज्ञा तक अंतहीन और असीम है। मार्शल आर्ट के माध्यम से बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए बौद्ध धर्म असीम है, इसलिए हस्त तकनीक की शक्तियां भी असीम हैं। इस दिन
प्रज्ञापाम का अभ्यास करते हुए, चूंकि वान एनफेंग के पास पहले से ही शाओलिन मार्शल आर्ट्स का आधार था और उनकी मौलिक आंतरिक शक्ति शाओलिन मंदिर का एक अनमोल रहस्य था जो आसानी से पारित नहीं होता था, उन्होंने इसे बहुत जल्दी समझ लिया। 4 से 5 घंटों के भीतर 5 हथेलियों को सीख लिया। उनकी चालें, जो अब अत्यंत परिष्कृत हो चुकी थीं, जोरदार क्यूई रूपांतरणों में उत्कृष्ट थीं, निकट क्षेत्रीय युद्ध और हवाई हथेली की शक्ति दोनों में बहुत ही उल्लेखनीय कौशल रखती थीं, जो पहले से सीखे गए किसी भी शाओलिन चांगक्वान से कहीं अधिक थीं। इसके बाद वांग एनफेंग ने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए शाओलिन मंदिर में कई घंटों तक आराम किया। वू चांगकिंग जानता था कि वह गहन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है, इसलिए उसने कई औषधीय भोजन बनाने के लिए ची और आत्मा को पोषण देने वाली औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। आंतरिक शक्ति में उसकी महारत पहले से ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, हालांकि उसने लोंगमेन के मध्य तृतीय श्रेणी को पार नहीं किया था। ताओवादी शब्दों में इसका मतलब था कि वह अभी भी सार को परिष्कृत करने और ची को रूपांतरित करने की अवस्था में था। उसकी भूख बढ़ गई थी, इसलिए उसने सब कुछ खा लिया। पेट भर खाना खाने के बाद वांग एनफेंग ने अपने सामने मेज पर रखे बर्तनों के ढेर को देखा और गौर किया कि वे कितने साफ थे, एक भी बचा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। उसकी भूख फिर से बढ़ गई थी। युवक ने अनजाने में अपनी कमर में बंधे पस की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी निगाहें और अधिक गंभीर हो गईं। यदि शाओलिन मंदिर न होता तो अच्छी खासी तनख्वाह भी शायद भोजन का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। वांग एनफेंग, क्या आप सुअर हैं? नोवेलबन कॉम के माध्यम से अपडेट रहें। अगले दिन विंड कैरेक्टर टॉवर के अंदर वांग एनफेंग ने पवन चरित्र मीनार में मिले पाओडिंग वंश के विशिष्ट यात्रा वृतांतों को पलटा और विभिन्न मार्शल कलाकारों की भूख का कारण खोज निकाला। उसकी आंखें चमक उठीं, फिर उसका भाव थोड़ा भ्रमित हो गया। किताब उसकी उंगलियों से फिसलकर उसकी गोद में आ गिरी, फिर भी वह अनजान सा बस बुदबुदा रहा था। मेरी भूख पहले ही सामान्य 8वीं रैंक को पार कर चुकी है और ये बढ़ेगा। शाओलिन मंदिर के अंदर वू चांगकिंग ने गोल्डन नीडल की 13 शैलियों के वास्तविक अभिलेख नामक पुस्तक मेज पर रख दी। मास्टर सी ने अपनी नज़र उठाई और देखा कि उस पर पूरी सामग्री के नाम लिखे हुए थे। उनकी अभिव्यक्ति उलझन भरी हो गई, हालांकि उनके कुछ बोलने से पहले ही मास्टर को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कलाई के एक झटके और बिजली की तरह तेज गति से उन्होंने पुस्तक को पकड़ लिया, जिससे एक तेज आवाज़ निकली। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे मुंह के पास रखा और धीरे से खांसा। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, हालांकि भिक्षु को आभास हो गया कि बुजुर्ग का इशारा कुछ और ही था। ऐसे करो जैसे कुछ नहीं हुआ है। मास्टर सी को गहरी उलझन महसूस हुई और वे पूछना चाहते थे, लेकिन वू चांगकिंग अनुभवी थे और तेजी से बोले, मास्टर सी और विद्वान, आप दोनों इस बार दृश्यों की सराहना करने के लिए कहाँ गए थे? क्या ये विशाल समुद्र था, महान रेगिस्तान था, या शायद कुछ विदेशी द्वीप थे? बोलते हुए उसने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसकी नज़रें मुस्कुराते हुए उन दोनों पर टिकी रहीं। नीले वस्त्र पहने विद्वान सुंदर और अलग थलग लग रहा था, हालांकि उसकी दाहिनी आंख पर चोट का निशान दिखाई दे रहा था। वू की बात सुनकर वह ठंडी हंसी हंसा, जिससे उसे दर्द हुआ और उसकी मुस्कान बिगड़ गई। हार्ड कुंग फू में प्रशिक्षित इस भिक्षु ने भिखारियों की तरह फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे और उसके चेहरे पर तलवार के निशान थे, जो देखने में सती लेकिन मनोरंजक थे। पुनश्च आज का पहला अपडेट। बुजुर्ग का प्रश्न सुनकर सी युआन ने केवल अपनी हथेलियां आपस में दबाईं और बुद्ध का जाप किया और चिकित्सा पुस्तक के बारे में और कुछ नहीं पूछा, जबकि श्री यंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया। सी युआन के विशाल वज्र मुके से उसकी आंख के गड्ढे पर जोरदार प्रहार हुआ था, जिसका आशय था सभी धर्म हैं, सभी कष्टों का नाश करने वाले, और वह मन ही मन थोड़ा चिढ़ रहा था। तभी दुर्भाग्यवश वू चांगकिंग ने उस पीड़ादायक बिंदु को छू लिया, जिससे उसकी चिढ़ और बढ़ गई। उसने उस वृद्ध की ओर ठंडी नज़र से देखा, जिसका चेहरा गर्मजोशी से चमक रहा था। फिर अपनी आस्तीन लहराते हुए वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वू चांगकिंग ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया, बिना बोले मुस्कुराया। उसने अपने आप से फुसफुसाया, ऐसा प्रतीत होता है कि मुकाबले के दौरान श्री यंग ने अपने पूर्ण अधिकार का प्रयोग नहीं किया था, अन्यथा उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। ऐसे मामलों में मालिक वास्तव में सामान्य दिनों के विपरीत काफ़ी जिद्दी था। कुछ आहें भरकर बूढ़े आदमी की नज़र फिर से सी युआन पर गई। फिर भी उसके मन में विद्वान की सूजी हुई आंखें घूम रही थीं। उसके विचार उन दोनों के बीच हुए पुराने झगड़ों की ओर बढ़ रहे थे, जहां विद्वान को लगी हर चोट हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देती थी, और उसे जियांगू में फैली उन अफवाहों की याद आ रही थी कि सरदार को अपने व्यवहार की बहुत परवाह थी। यद्यपि वह लंबे समय से जियांगू से अनुपस्थित था, फिर भी वह इस कहानी से अवगत था। मास्टर सी युआन और मिस्टर यंग घनिष्ठ मित्र थे, जो एक साथ जियांगू की यात्रा करते थे। उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए।
इस विचार के साथ वू चांग किंग अपनी आंखें उठाकर फटे हुए वस्त्रों में उस भिक्षु को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जो अभी भी नीले पत्थर पर गरिमापूर्ण ढंग से बैठा था। उसका आचरण गंभीर था, उसकी निगाहें अजीब थीं, जैसा कि उसने अंदर से सोचा था। अप्रत्याशित रूप से मास्टर सी युआन भी एक बूढ़ा आदमी अपने विचारों में रुक गया, अपने मन में उपयुक्त वर्णन खोजने लगा, फिर विचार करते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति। बुजुर्ग के चेहरे पर आए बदलाव को महसूस करते हुए सी युआन ने अपनी आंखें खोलीं और बोला, क्या एल्डर वू को इस गरीब भिक्षु से कुछ बात करनी है? ये सुनकर वू चांग किंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि ऊपरी तीसरे दर्जे का एक क्रोधी राजा था। शाओलिन मार्शल आर्ट्स जब बाद के चरणों में विकसित होता है तो सभी प्रकार के अविश्वसनीय दिव्य कौशल प्रकट कर सकता है। उसके मन में जो विचार आए थे वे शायद पहले ही प्रकट हो चुके थे, लेकिन वह शांत रहा, बस अपनी लंबी दाढ़ी सहलाता रहा। उसके चेहरे के भाव में कोई असामान्यता नहीं दिख रही थी और मुस्कुराते हुए बोला। बूढ़ा आदमी बस यही सोच रहा था कि एनफेंग की मार्शल आर्ट लगातार गहरी होती जा रही है, इसलिए मुझे उसे कुछ उन्नत कौशल सिखाना चाहिए। फिर भी मैं गुरु द्वारा दी गई बातों की नकल करने के बारे में चिंतित हूँ, जो शायद उचित नहीं होगा। आखिरकार, हालांकि मेडिसिन किंग वैली की मार्शल आर्ट काफ़ी प्रभावी है, लेकिन अगर प्रहार कौशल के मामले में शाओलिन से तुलना की जाए तो वे अभी भी बराबरी से बहुत दूर हैं। सी युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़े वो बहुत विनम्र हैं। मेडिसिन किंग वैली की मार्शल आर्ट में विष का उपयोग तलवार के रूप में किया जाता है, उनकी शक्ति अप्रत्याशित होती है। बात केवल इतनी है कि वे शाओलिन मार्शल आर्ट से भिन्न हैं, तथा प्रत्येक की अपनी अपनी ताकत होती है। जहाँ तक एनफेंग की मार्शल आर्ट की बात है, मैंने उसे शाओलिन की प्रज्ञा पाम सिखाई है। अगर एल्डर वो उसे मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं तो कृपया कुछ दिन प्रतीक्षा करें जब तक कि वह पाम तकनीकों के इस सेट में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेता। ये सुनकर वू चांग किंग का दिल धड़क उठा और उसने कहा, प्रज्ञा पाम। जब वह बोल रहा था तो उसकी आवाज़ सामान्य से कहीं अधिक ऊंची थी। बुजुर्ग को एहसास हुआ कि वह चौंक गया था, लेकिन वह अपने आश्चर्य को दबा नहीं सका। उन्होंने अपने मन में कई मार्शल आर्ट पर विचार किया था, ये सोचकर कि सी युआन वांग एनफेंग को शाओलिन की मौलिक मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, जैसे कि अरहत मुट्ठी, वैश्रवन हथेली, या यहाँ तक कि महाउंगली, महान वज्र हथेली या वज्र उंगली बल जैसे 72 परम कौशल के बारे में भी अनुमान लगाया था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सी युआन सीधे इस गहन बौद्ध कौशल को प्रदान करेंगे। जहाँ तक वह जानता था, शाओलिन मंदिर के नए प्रमुख गुरु सी युआन ने वज्र अविनाशी दिव्य कौशल के साथ जियांगू को पार किया था। कई दुष्ट संप्रदाय के विशेषज्ञों को बिना किसी दया के दबा दिया था। अक्सर क्रोधी राजा के भयंकर पहलू को प्रदर्शित करते हुए उन्हें क्रोधी राजा की उपाधि मिली। उनकी विशेषज्ञता ज्यादातर वज्र वंश के भीतर थी, प्रज्ञा पाम में बहुत कम भागीदारी थी। सी युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वू चांग किंग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और किताब पढ़ने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उसने बस किताब नीचे रख दी और उस साधु की ओर मुड़ा जो आंखें बंद करके जप कर रहा था, और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मास्टर युआन सी, मेरे अनुमान को क्षमा करें, लेकिन क्या आपके संप्रदाय की मार्शल आर्ट क्रमिक प्रगति के बारे में नहीं है? हालांकि एनफेंग अपनी आंतरिक शक्ति को गोल्डन बेल शील्ड पर आधारित करता है, फिर भी अभी वह मूलभूत शाओलिन चांगक्वान का अभ्यास कर रहा था। क्या उसे अचानक प्रज्ञा पाम सिखाना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं है? वू चांग किंग की चिंताएं बिना कारण नहीं थीं। जियांगू की नज़र में शाओलिन की मार्शल आर्ट्स अपनी व्यवस्थित प्रगति और मजबूत नींव के लिए जानी जाती हैं, जो एक मार्शल आर्ट से दूसरी मार्शल आर्ट की ओर बढ़ती हैं और अंततः एक ऐसा मजबूत आधार तैयार करती हैं जो सिर में सिहरन पैदा कर दे और लगभग दोषरहित हो। वांग एनफेंग जैसे मामले, जिन्होंने अभी अभी नींव रखी थी और जिन्हें सीधे एक ऐसी मार्शल आर्ट सिखाई गई थी जिसे संप्रदाय की शिक्षाओं का शिखर माना जाता है, बेहद दुर्लभ और लगभग अनसुने थे। ये सुनकर युआन सी एक क्षण के लिए चुप हो गया और फिर बोला, उद्धरण चिन्ह ... समय नहीं है। वू चांग किंग थोड़ा चौंका, फिर उसने देखा कि भिक्षु ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में खेद का भाव था और उसने आह भरते हुए कहा, वास्तव में समय नहीं है। शाओलिन शिष्यों के रूप में यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो हमें मार्शल आर्ट्स की मूल बातें समझने के लिए शाओलिन चांगक्वान का अभ्यास शुरू करना चाहिए। चांगक्वान में निपुणता प्राप्त करने के बाद हमें अरहत मुट्ठी, उसके बाद वशीकरण बाघ मुट्ठी, वैश्रवन हथेली और बिखरा फूल हथेली का अभ्यास करना चाहिए। जब तक कोई प्रज्ञा हथेली जैसी गहन साधना कर पाता है, तब तक आसानी से 3 या 5 दशक बीत चुके होते हैं। युआन सी के मन में विभिन्न विचार कौंधने लगे, जिससे उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई और अंततः एक लंबी आह में बदल गई। वास्तव में समय नहीं है। वू चांग किंग को कुछ हद तक समझ आ गया। novelban.com पर अपना अगला रोमांच खोजें। अगर वांग एनफेंग शाओलिन के नियमों के अनुसार अभ्यास करते रहे तो उनकी नींव वाकई अतुलनीय रूप से मजबूत होती, लेकिन वे एक मार्शल कलाकार के सबसे चमकदार युवा वर्षों से वंचित रह जाते।
इसके अलावा जितना ज़्यादा कोई शाओलिन मार्शल आर्ट्स में तल्लीन होता है, उतने ही ज़्यादा बौद्ध सिद्धांतों को समझने की ज़रूरत होती है। तब तक यदि वान गनफेंग की मनस्थिति स्वरहित पहलू, व्यक्ति रहित पहलू, जीवित प्राणी रहित पहलू, सभी पहलू गैर पहलू हैं के गहन और रहस्यमय क्षेत्र तक नहीं पहुंची होती, तो उनकी मार्शल आर्ट अधिकतम तीसरे दर्जे तक पहुंच पाती, जो उन्हें एक मास्टर के रूप में चिन्हित करती, लेकिन उनके सपनों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अगर वह ऐसे किसी क्षेत्र में पहुंच भी जाता, तो वह धरती पर विचरण करने वाले किसी अरहत या बुद्ध से ज्यादा अलग नहीं होता। उसका मन पुनर्तः शांत और निर्मल होता, सभी प्राणियों को एक ही समझता, बिना किसी भेदभाव के, और उसने लंबे समय से गहन युद्ध कलाओं का तिरस्कार किया होता। हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति और भी समृद्ध होती जाती, लेकिन जानबूझकर साधना के बिना शिखर तक पहुंचना कठिन होता। यहाँ तक कि यदि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता, तो भी वे कर्म से अछूते, धर्मनिरपेक्ष जीवन से संन्यास के सिद्धांत को कायम रखते। वान गनफेंग के सपनों के लिए साधना के रूढ़िवादी मार्ग का अनुसरण करना अनिवार्य रूप से एक मृतंत्र था। युवक की अंतर्दृष्टिपूर्ण प्रकृति और बुद्ध हृदय को ध्यान में रखते हुए भी यह असंभव नहीं था कि 40 या 50 वर्षों के बाद वह बौद्ध सिद्धांतों को समझ सके और अपने समस्त ज्ञान को एक दांव में आगे बढ़ने की सीमा तक एकीकृत कर सके तथा इस क्षेत्र में एक नए संप्रदाय का नेतृत्व कर सके। लेकिन वह बुद्ध का नाम वान गनफेंग होगा। वह उत्साही नायक नहीं, वह युवक नहीं जो कभी मांस के प्रति अपनी भूख पर भौहें चढ़ाता था। यह महसूस करते हुए वु चांगकिंग ने भावना की लहर महसूस की और कहा, गुरुजी, आपका कार्य वास्तव में बुद्धिमानीपूर्ण है। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह युवक अपने भविष्य के बारे में सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। पहला विचार शायद डर का नहीं, बल्कि इस चिंता का था कि उसे जिंदगी भर शाकाहारी भोजन पर गुजारा करना पड़ सकता है। बाकी के लिए वह शायद कभी विश्वास नहीं करेगा कि वह व्यक्ति बन सकता है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और धीरे से हंस दिया। आखिरकार वह अभी भी एक युवा की तरह दिखता था, अभी भी वही यी नानपिंग। PS आज का दूसरा अपडेट। फूफेंग अकादमी के मेपल वन में धीरे धीरे लाल रंग छाने लगा, मानो कोई जलता हुआ फीनिक्स वहां गिर पड़ा हो। पवन चरित्र मीनार के अंदर वान गनफेंग एक और झुके हुए हाथ में एक किताब लिए हुए थे। पिछले 10 दिनों के अथक अभ्यास ने आखिरकार उन्हें अपने गुरु द्वारा दी गई प्रज्ञा हस्तरेखा की मूल बातें सीखने का मौका दिया था। उनके दूसरे गुरु ने उन्हें एक उंगली तकनीक भी सिखाई थी, जो निकट युद्ध एक्यूपॉइंट सीलिंग तकनीक और लंबी दूरी के हमलों के लिए भयंकर और शक्तिशाली उंगली बल में विभाजित थी। उत्तरार्ध गहन आंतरिक शक्ति संवर्धन पर निर्भर था, जिसका उपयोग वह उस समय स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था, लेकिन निकट युद्ध तकनीक उसके मामूली चिकित्सा ज्ञान के कारण अपेक्षाकृत अच्छी तरह से चली, यहाँ तक कि कॉपरमैन लेन में व्यावहारिक अनुप्रयोग में प्रज्ञा पाम को भी पीछे छोड़ दिया। जहाँ तक प्रज्ञा हथेली की बात है, उसके हाथों में जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित होती थी, वह शाओलिन चांगक्वान से थोड़ी ही आगे थी और अभी तक बौद्ध धर्म की प्रमुख हस्तकला तकनीक की असली ताकत प्रकट नहीं कर पा रही थी। वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी युद्ध कला अभी तक निपुण नहीं हुई थी, इसलिए उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इन विचारों से उसका मन काफी अस्तव्यस्त हो गया था। वान गनफेंग खिड़की के बाहर बारिश की आवाज़ बढ़ती हुई तीव्रता से सुन सकता था। नीले पत्थर पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज़ शोरगुल और अस्तव्यस्त थी। चिढ़कर वह अपनी किताब सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से पलट रहा था और विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसके मन में 2 चेहरे बार बार उभर रहे थे, एक बहुत धुंधला था, दूसरा बहुत स्पष्ट। वह धुंधला चेहरा किसी महिला का था, जिसकी कोमल आकृतियां अत्यंत सुंदरता का संकेत देती थीं, लेकिन सबसे ज्वलंत स्मृति उसके गाल को सहलाते हुए एक हाथ की थी। हाथ हड्डी की तरह सफ़ेद था। ये हड्डियों जितना ठंडा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी यह उसके गाल पर गिरने वाली बूंदों जितना ठंडा नहीं था, जो हड्डियों को छेदने वाली ठंडी और कंपकंपी पैदा करने वाली थीं। उनकी स्मृति में उस दिन भयंकर तूफान आया था। युवक ने अपने दाहिने हाथ से पुस्तक को ढक लिया और ऊपर देखा। हवा में नमी और अत्यधिक आर्द्रता के कारण घुटन महसूस कर रहा था, मानो वह डूबने के करीब हो। ये वर्ष की सबसे बड़ी बारिश थी। वान गनफेंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे बारिश बहुत नापसंद थी, विशेषकर शरद ऋतु की बारिश, विशेषकर शरद ऋतु में मूसलाधार बारिश। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, खड़ा हुआ और जो किताब उसने पकड़ी थी उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। शायद बाहर हो रही तेज बारिश की वजह से आज विंड कैरेक्टर टावर में ज्यादा लोग लग रहे थे। गड़गड़ाहट और पन्ने पलटने की आवाज़ से ज्यादा धीरे धीरे आती कदमों की आहट उसे असहज कर रही थी। वान गनफेंग ने बहुत ही परिचित विंड कैरेक्टर टावर की ओर देखा और महसूस किया कि क्योंकि टावर वास्तव में बहुत ऊंचा था, इसलिए उसने लोगों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी थी। ये पहले से भी अधिक विरल लग रहा था। युवक की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसने अपना कॉलर खोलने के लिए हाथ उठाया, जिससे उसे सांस लेने में थोड़ी आसानी हुई। उसने गुस्से में चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालने की इच्छा महसूस की, लेकिन उसके अंतर्निहित स्वभाव ने इस इच्छा को उसके दिल में ही दबा दिया, ठीक वैसे ही जैसे दूसरा चेहरा हमेशा करता था।
यहाँ तक कि मृत्यु तक भी अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ। एक परिचित विद्वान ने पास आकर उनका अभिवादन किया। वान गनफेंग ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से सिर हिलाया। जब विद्वान ने दरवाजे पर अपना बांस का छाता खोला तो बारिश की कुछ बूंदें बाहर निकलीं। वान गनफेंग की हथेली सहज ही थोड़ी कांप उठी, लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दी और उन्होंने बस एक नई किताब की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उसे अचानक खोला और उसकी आंखों ने तुरंत ही उसके अंदर एक रेखा पकड़ ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यून को अपनी विश्वसनीयता पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसका रक्त रोग बुरी तरह बिगड़ गया, जिससे आराम के दौरान भी उसे आराम नहीं मिल रहा था और कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। बीच बीच में उसे दौरे पड़ते रहे, जिससे उसका कभी मजबूत शरीर मात्र हड्डियों में सिमट कर रह गया। युवक की किताब पर पकड़ थोड़ी मजबूत हुई और वह चुप हो गया, किताब बंद कर दी, जिससे उसका कवर सामने आया जिसका शीर्षक था रिकॉर्ड्स ऑफ अ ट्रबल्ड लाइफ, क्रॉनिकल्स ऑफ सोरो। अक्षर अनोखे और बेफिक्र काफी सुंदर थे। फिर भी वान गनफेंग का मन धीरे धीरे उदास होता जा रहा था। जून में डिंगवू शहर के बाहर उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब उसने व्हाइट टाइगर हॉल के 7वें दर्जे के एक मार्शल आर्टिस्ट को गिरते देखा था। उसका खून बारिश में बह गया था, जिससे उसका उदासी काफी कम हो गई थी। कन्फ्यूशियस संप्रदाय का उपदेश है कि सज्जन व्यक्ति को एकांत में भी संयमित रहना चाहिए, और उसने अपने दिल के इस अंधेरे कोने को दबा लिया था। लेकिन आज तो पतझड़ की बारिश थी, और यह बहुत भारी बारिश थी। इसके अलावा उस व्यक्ति का आज से ठीक 8 साल पहले निधन हो गया था। बीते दिनों की पतझड़ की बारिश में जब वह अपना कसाई का चाकू घुमाता था तो एक खास तरह का उत्साह होता था। सराय का मालिक पास ही झुका हुआ शांत निश्चल मौन में उसे देख रहा था। ग्रेट लियांग गांव के छोटे से केबिन में रहने वाले उस जर्जा आदमी की यादें, जो अपनी आखिरी सांस तक हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसके सामने आ गईं। उपचार अप्रभावी थे, उसके दौरे रुक रुक कर आते थे, उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था। इतनी उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा, यह इतना जीवंत लग रहा था। वान गनफेंग ने आह भरी। वह ठंड का सामना नहीं कर सका, यहाँ तक कि बरसात के दिनों में धधकती आग के साथ भी। वह शरद ऋतु की बारिश के दौरान चला गया। उस दिन तूफान आज के तूफान से भी बड़ा था। आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो विदाई दे रही हो। युवक ने गहरी सांस ली और धीरे से अपने माथे पर थपथपाया और मन ही मन मुस्कुराया। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतने ही अधिक विचार उसके मन में एकत्रित होते जाते, जैसे कि बच्चा जनने वाली सुअरनी। उसके होंठ मुस्कुराहट में खुल गए, लेकिन बिना आईने में देखे भी वह जानता था कि इस समय उसकी मुस्कान बहुत ही बदसूरत होगी। मन में विचारों के भंवर में फंसे वान गनफेंग उठे, बगल में रखा बांस का छाता उठाया और बाहर चल दिए। जैसे ही वे छाता खोले बिना बाहर निकले, एक चमकती आंखों वाला युवक वहां आया और जोर से चिल्लाया, हा हा हा, वान गनफेंग, क्या तुमने अंततः बाहर आने का निर्णय ले लिया है? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम डरे नहीं हो तो जल्दी से आओ और मुझसे लड़ो। उसने एक बेहद खूबसूरत पीले रंग का आकर्षक परिधान पहना हुआ था और उसके दाहिने हाथ में 17-18 रत्नजड़ित एक अनमोल तलवार की म्यान थी। वह किसी हथियार से ज्यादा किसी कीमती कलाकृति जैसी लग रही थी। उसके बगल में छाते लिए 2 सुंदरियों के साथ धुंध भरी बारिश ने उसे छुआ तक नहीं था और फिर भी वह आकर्षक लग रहा था। इस पल उसकी आंखें वान गनफेंग पर टिकी हुई थीं और मानो चमक उठीं। नक्षत्र रैंकिंग सूची में सूचीबद्ध होने के कारण फूफेंग के सराय मालिक को स्वाभाविक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ प्रसिद्धि के लिए और कुछ विशुद्ध रूप से अपनी शिक्षा की पुष्टि के लिए। लेकिन चूंकि वह स्वर्गीय गिरोह और सांसारिक राक्षसों की सूची में नहीं था, इसलिए आम लोग उसे चुनौती नहीं दे सकते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक फूफेंग काउंटी शहर में लगभग हर कोई जानता था। ये सराय वाला एक अच्छा व्यक्ति था, एक दुर्लभ अच्छा व्यक्ति। उसे चुनौती देने से बुरी हार नहीं होती और बाद में दोस्तों से बात करते हुए कोई भी ये दावा कर सकता था कि उसने नक्षत्र रैंकिंग सूची में एक मास्टर के साथ मुकाबला किया था, जिसमें एक तकनीक से पराजित होने से पहले वह 40 या 50 चालों तक टिकता था, और इसमें सम्मान की बात थी। वान गनफेंग ने बारिश में पीली शर्ट वाले युवक की ओर देखा। उसका दिल उदासी से भर गया था, फिर भी उसने आत्मसंयम बनाए रखा और अपनी मुट्ठियों से सम्मान का इशारा किया। माफ कीजिए, आज मुझे कुछ काम निपटाने हैं। उनके शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। युवक ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ये सराय वाला आमतौर पर दूसरों के युद्ध प्रार्थनाओं को अस्वीकार नहीं करता था, मानो उसे दूसरों की युद्ध कलाओं में गहरी रुचि हो। इस बार अस्वीकार किया जाना उसके लिए नया था। आसपास मौजूद कुछ परिचित दोस्त हंसने लगे, जिससे उस युवक का चेहरा उतर गया। चूंकि सरायवाला हमेशा विनम्र और विनम्र रहता था, इसलिए उसे जरा भी डर नहीं लगा और अस्वीकृति सुनकर अनायास ही उसके मुंह से हंसी निकल गई। सराय का मालिक ऐसा पक्षपात क्यों करेगा? ये तो बस एक झगड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सराय का मालिक डर गया हो? इस भड़काऊ भाषण पर पीछे बैठे युवक के सेवक ने आंखें बंद कर लीं और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप खड़ा रहा। पास ही
4-5 सलीकेदार कपड़े पहने युवक अजीब सी हंसी उड़ा रहे थे, जिससे पीली कमीज वाला युवक चिढ़ रहा था। खनकती आवाज़ों के बीच उसने अपनी तलवार निकाली और उसे बारिश में सीधा रखते हुए कहा, ये तो बस एक लड़ाई है। सराय मालिक को ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? बारिश लगातार होती रही। वान वेनफेक का दबा हुआ मूड धीरे धीरे टूटने लगा था। ऊपर देखने पर पता चला कि वहां मौजूद लोग निस्संदेह लाड़ प्यार से पाले गए कुलीन लोग थे। चूंकि कुलीन कुलों में हुआन फूशियोंग या जूकिनशुंग जैसे लोग हो सकते थे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी शक्ति पर निर्भर थे, और यहाँ तक कि अक्सर शक्तिशाली योद्धा भी उनकी रक्षा करते थे, जिससे उन्हें दूसरों की कोई चिंता नहीं होती थी। उसके मन में हिंसक विचार उठते थे, लेकिन उसकी पुरानी मानसिक स्थिति के कारण वे दब जाते थे। नहीं, ये किसी अस्वीकृत व्यक्ति की सामान्य प्रतिक्रिया है। वान वेनफेंग ने मन ही मन फुसफुसाया। अस्वीकार किए जाने पर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति असहज महसूस करेगा। इस दुनिया में अभाव से ज्यादा असमानता का बोलबाला है। उसने पहले कभी किसी को अस्वीकार नहीं किया था, और अब इस व्यक्ति को अस्वीकार करने पर स्वाभाविक रूप से उसे निशाना बनाए जाने का एहसास होगा और गुस्सा आएगा। नक्षत्र रैंकिंग सूची में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना चाहिए। उसने मन ही मन खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ताने मारने वाली आवाज़ें लगातार जारी रहीं, बारिश के साथ मिलकर बहकर जमीन पर जमा हो गईं। उसके मन में तेज होती बारिश के बीच जाने पहचाने चेहरे और भी साफ होते गए। युवक ने अपनी तलवार घुमाई और तलवार की रीढ़ पर गिरने वाली बारिश को जोरदार क्यूई ने बलपूर्वक दूर कर दिया, जो वान वेनफेंग के चेहरे पर एक महिला की पीली हड्डीदार उंगलियों के स्पर्श की तरह छलक गई, जो ठंडे गंदे आंसू की एक बूंद के समान थी। बांस की छतरी पर उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती गई। ये देखकर कि वान वेनफेंग अब उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था, युवक ने जीभ चटकाई, गुस्सा दिखाते हुए, पर साथ ही यह भी जानते हुए कि यह व्यक्ति एक बहुत ही प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट है और उसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह उसका बड़ा भाई नहीं था। उसने तय किया कि वह नावों को खींचने वालों पर अपना गुस्सा निकालेगा। अपनी हथेलियां कांपते हुए उसने अपनी तलवार म्यान में डालने की तैयारी की। वान वेनफेंग को एक और नज़र से देखा और ठंडी नज़रों से उपहास किया। वह हमेशा दबंग रहता था और उसकी बातें कभी विनम्र नहीं होती थीं। वह पूछना चाहता था कि क्या वान वेनफेंग को किसी अंतिम संस्कार में जाने की जल्दी है, लेकिन वह सामान्य बदतमीजी नहीं करना चाहता था, जिससे मनमुटाव हो सकता था। उसने बस अपनी मुट्ठियों से सहजता से इशारा किया और हंसते हुए कहा, तो फिर मुझे सराय मालिक को और परेशान नहीं करना चाहिए। आज की रुकावट के लिए क्षमा करें। आपके परिवार के सदस्यों के लिए दीर्घायु और समृद्धि की कामना करता हूँ। वान वेनफेंग का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी पुतलियों में खून की हल्की सी झलक दिखाई दी। आज पुण्यतिथि थी। उसके सामने खड़े युवक का चेहरा धीरे धीरे खून से लथपथ पड़े व्हाइट टाइगर हॉल के मार्शल कलाकार के चेहरे के साथ विलीन हो गया। PS, ये पहला अपडेट है। मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की बाल्टियां विंड कैरेक्टर टॉवर के पास बांस के जंगल में गिर रही थीं, जो राहगीरों के हाथों में रखे हरे छातों पर गिर रही थीं। छातों की सतह से फिसलकर जमीन पर गिर रही थीं, मिट्टी में मिल रही थीं और कीचड़ में बदल रही थीं। विंड कैरेक्टर टॉवर की उड़ती हुई छत के नीचे सुनहरी घंटियां अचानक हवा के साथ बजने लगी। उनकी ध्वनि ऊपर से आकाश जितनी दूर तक गिर रही थी। जिनलिंग के नीचे चमकदार लाल रेशमी कपड़ा बेतहाशा नाच रहा था। पीले कपड़े पहने युवक अपनी तलवार म्यान में डालने को तैयार था। जैसे ही भीड़ ने देखा कि अब और कोई तमाशा देखने को नहीं बचा, वे धीरे धीरे तितर-बितर हो गए। पीछे तलवार थामे युद्ध कलाकार ने आंखें खोलीं। उसकी पहले से जमा हुई आंतरिक शक्ति क्षीण हो गई और आलस्य भी बढ़ गया। युवक का दोस्त बगल से आया और जोर से हंसते हुए मजाक करने लगा। हा, मुरोंग, नाराज मत हो। आज मैं दांव संभाल लूंगा। अपनी आग शांत करने के लिए किसी वेश्या को ढूंढो। सब कुछ सामान्य गति से चलता रहा। विंड कैरेक्टर टॉवर के ठीक नीचे एक अकेला लाइब्रेरियन खड़ा था। बारिश पर्दे की तरह गिरी। ऊपर से आती डिंग डोंग की आवाज़ तेज हो गई। दूर से आती सुनहरी घंटियों की आवाज़ अचानक तेज हो गई। किसी कारण से युद्ध कलाकार थोड़ा बेचैन हो गया। हालांकि वह मध्य तृतीय श्रेणी का नहीं था, उसकी युद्ध शक्ति 7वें दर्जे के आसपास थी और उसने एक ऐसी युद्ध कला का अभ्यास किया था जो उसके कुलीन कुल से बाहर प्रचलित नहीं थी। फिर भी उसमें स्वाभाविक रूप से एक तीव्र प्रवृत्ति थी। सिर को हल्का सा ऊपर उठाते ही उसे माथे में एक चुभन सी महसूस हुई, मानो कोई तेज तलवार सीधे उसके माथे पर तान दी गई हो। अनायास ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसका दाहिना हाथ तलवार की मूठ को थामने के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ की हथेली पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। बारिश तेज हो गई और फिर गड़गड़ाहट हुई, मानो कोई अजगर आकाश में मंडरा रहा हो और अपनी तेज चमक से दुनिया को रोशन कर रहा हो। अचानक तलवार की चीख सुनाई दी और एक ठंडी रोशनी बारिश के पर्दे को चीरती हुई पीले कपड़े पहने युवक के सामने बिजली की तरह प्रकट हुई। युद्ध कलाकार ने सहज ही अपनी तलवार खींच ली, लेकिन उसी क्षण उसकी नज़र दो अलग अलग काली और सफ़ेद आंखों पर पड़ी, जो तनाव से लाल हो गई थीं, और उसके दिल में एक गहरी ठंडक दौड़ गई।
उसके कारण 7वीं रैंक से ऊपर के कई लोग मारे गए। उसके मन में एक स्पष्टता उभरी, जबकि उसका शरीर अनायास ही एक क्षण के लिए अकड़ गया, ये देखते हुए कि कैसे प्रतिबिंब आकाश को चीरता हुआ वर्षा का पर्दा उठा रहा था। बिजली की गड़गड़ाहट हुई और एक क्षण में गायब हो गई। पवन चरित्र मीनार की उड़ती हुई छतों के नीचे घंटियों की आवाज़ अपने चरम पर पहुंची और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। ठंडी रोशनी की एक किरण आसमान की ओर, ऊपर की ओर घूमी और फिर जमीन पर गिरकर नीले पत्थर के रास्ते में एक स्पष्ट वलय के रूप में समा गई। बारिश से धुलकर नीला पत्थर और भी शांत दिखाई दे रहा था। तलवार की गीली धार पर तेजी से पानी की बूंदें जमा हो गईं, जो तलवार के किनारों से फिसलकर जमीन पर गिर गईं। सीटी की आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन वह दूर तक सुनाई देती रही। वह आदमी जो तलवार पकड़े हुए था, अब एक और अकड़कर खड़ा हो गया और अचानक उसके मन में कविता की 2 असंबद्ध पंक्तियां उभर आईं। ये बिजली की तरह आता है जो क्रोध को शांत करता है। स्वर्ग और पृथ्वी लंबे समय तक वश में रहे। जैसे ही बिजली की चमक से विचलित लोगों की दृष्टि सामान्य हुई और तलवार की रोशनी से कटी हुई बारिश हमेशा की तरह बरसने लगी, बारिश के इस पर्दे के नीचे हरे छाते तितलियों की तरह बिखरकर चारों दिशाओं में बिखर गए। पीले कपड़े पहने युवक कांप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हरे छाते पकड़े 2 दासियों को पता ही नहीं चला कि वे कब टूट गए। उनके शरीर सुरक्षित थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्का सा डर साफ झलक रहा था। उनकी निगाहें नीले कपड़े पहने युवक के हथियार पर टिकी थीं। यह एक बांस की छतरी से अधिक कुछ नहीं था। वह छाता जितना साधारण लग रहा था, वे उतने ही अधिक भयभीत थे। कुलीन कुलों के बच्चों की दासियां होने के कारण स्वाभाविक रूप से वे युद्ध कला में पारंगत नहीं थीं। वे समझते थे कि बांस की छतरी से इस तरह वार करने का क्या मतलब होता है, और वे अच्छी तरह जानते थे कि युवा लाइब्रेरियन, जिसे नीले कपड़े पहने हुए नेकदिल युवक के रूप में जाना जाता है, के पास कितनी अद्भुत तलवारबाजी है। यह कोई तलवार चलाने की तकनीक नहीं थी जिसे एक साधारण युवक ही चला सके। वान वेनफेंग ने अपनी नज़रें नीची कर लीं, बांस की छतरी को युवक के कंधे पर टिका दिया। उसकी कलाई थोड़ी सी फुल्की, जिससे तलवार की चीखों की एक लंबी और शोकपूर्ण ध्वनि निकली, जिसने आसपास की बारिश की धुंध को तोड़ दिया और युवक के कुछ लटकते काले बालों को बिखेर दिया, जो बारिश में बिखर गए। कुछ ही दूरी पर उसका दोस्त स्तब्ध होकर चुप हो गया, फिर क्रोध उमड़ पड़ा। उन्होंने तलवार के वार का सीधा सामना नहीं किया था, इसलिए उन्हें पीले कपड़े पहने उस कांपते बैठे युवक के दिल में छिपे आतंक का अंदाजा नहीं था। उन्हें बस अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंची महसूस हुई और उन्होंने सहज ही अपने हथियार निकाल लिए और गुस्से से चिल्लाने लगे। वान वेनफेंग ने सांस छोड़ी और धीरे धीरे सीधे खड़े हो गए। क्रोध में हत्या करना नायक का तरीका था, लेकिन उसका तरीका नहीं। उसके पिता ने जियांगू में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पिंजरे के अंदर कहा था, हत्या करना शर्मनाक नहीं है, लेकिन यह अंतिम उपाय होना चाहिए। जो लोग लापरवाही से काम करने के लिए अपनी मार्शल शक्ति पर निर्भर रहते थे, वे अपनी मार्शल कला से वंचित होने के बाद अक्सर बेकार हो जाते थे। क्रोध में आकर हत्या नहीं करनी चाहिए और कायरता में आकर डरना नहीं चाहिए। शायद इसलिए कि आज उसके पिता की पुण्यतिथि थी और 8 साल पहले की यादें, वे निर्देश जो उसे अभी तक समझ में नहीं आए थे, अब उसके सामने आ गए। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, अभी भी मुस्कुरा रहा था, कुछ ऐसे शब्द कह रहा था जो उस समय उसे समझ में नहीं आए थे, लेकिन अब उसे कुछ स्पष्टता आ गई थी। एक सच्चा इंसान बड़े सही गलत का सामना होने पर, मुर्गे को बांधने की ताकत न होने पर भी, चाहे वह कितना भी साधारण विद्वान क्यों न हो, सीधा खड़ा रहेगा। जो लोग अपनी युद्ध शक्ति से दूसरों को धमकाते हैं, वे अक्सर धूल के समान नीच, अपने से भी अधिक शक्तिशाली लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं। जैसे ही उसका सामना उस युवक से हुआ जो हथियार लेकर आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा था, वान वेनफेंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल की हिंसक भावनाएं कुछ हद तक शांत हो गईं। पवन चरित्र मीनार के नीचे खड़े उसके शरीर पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, लेकिन उसका मन फिर से ग्रेट लियांग गांव में था। हवा में बसंत की बहार थी। एक दुबले पतले हंसते हुए आदमी की स्मृति, जो बेफिक्री से बातें कर रहा था। कई शब्द फीके पड़ गए थे, फिर भी कुछ वाक्यांश ज्यादा गहरे थे। छाते के हैंडल पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह फुसफुसाया, एक व्यक्ति मार्शल आर्ट से ऊपर है, आत्मसम्मान सर्वोच्च है। यद्यपि उसके माता पिता का निधन हो चुका था, फिर भी उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत अभी भी उसके साथ थे। वान वेनफेंग के हृदय में गर्माहट झिलमिला उठी, मानो वह उस आदमी की हंसी देख सकता हो। सभी मिश्रित विचार एक क्षण में शांत हो गए और वे प्रज्ञा पाम के सार के साथ एकीकृत हो गए, जैसे बौद्ध धर्म से स्वर्ण बेल शील्ड की आंतरिक शक्ति सहज रूप से, बिना अचानक, स्वाभाविक रूप से त्वरित हो गई और 72 हाथ तोड़ युद्धाभ्यास उसके दिमाग में प्रवाहित हुए। धारदार हथियार को पकड़े हुए, लेकिन ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी कलाई कांप उठी और एक अदृश्य क्यूई शक्ति बांस की छतरी के चारों ओर लिप गई। परंतु जब हृदय अपनी बेचैनी का कारण ढूंढता है और उसे कहीं नहीं पाता, तो फिर अशांति का विचार कहाँ रहेगा। जिज्ञासु मन का जब गहन परीक्षण किया जाता है, तो जिज्ञासा का सार कहाँ मिलता है। ये दिल, ये कहाँ है। हरी छतरी तिरछी तलवार की तरह उठी,
तलवार की क्यों धुंधली बारिश को हिला रही थी, अदृश्य को मूर्त बना रही थी। चिल्लाते हुए युवक का चेहरा एक पल में कठोर हो गया। तलवार की क्यू को चीरते हुए, बारिश और धुंध के साथ उड़ते हुए अबाबिलों की तरह घूमते हुए, बारिश के पर्दे को चीरते हुए, बांस के जंगल में बसते हुए देख। हरा बांस जोर से नीचे गिरा। वहां खड़े लोगों की रीढ़ में तेज ठंडक दौड़ गई। युवक ने अपने हाथ में बांस का छाता खोला। बाहरी तूफान से खुद को बचाते हुए उसकी स्वर्णिम घंटा ढाल अभूतपूर्व गति से सहज रूप से सक्रिय हो गई। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना जाता है, एक विचार से ही बुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है। उसकी स्वर्णिम घंटा ढाल अपने दूसरे चरण में आगे की ओर उछली। उसकी बढ़ती हुई परिष्कृत आंतरिक शक्ति ने उसके शरीर से वर्षा के पानी को भाप बनाकर और अधिक धुंध बना दी। इस समय वांगनफेंग के भीतर के शैतान तितर बितर हो चुके थे, फिर भी उसने अपनी हालिया हरकतों से इनकार नहीं किया। बिना झुके हरे रंग का छाता पकड़े हुए उसने बस एक समान स्वर में कहा, माफ करना, आज मुझे जरूरी काम है। ये कहकर वह दूसरों की प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना गहरी समझ का परिचय देते हुए जाने के लिए मुड़ा। उसके हाथ में पकड़ा हरा छाता हल्का सा घूम गया, जिससे बारिश की एक परत उसके पीछे हटने से बच गई। नीले कपड़े पहने युवक अपनी पीठ पर तलवार लटकाए चला गया। दर्शक काफी देर तक चुप रहे। तलवार चलाने वाले मार्शल कलाकार को मुरोंग परिवार के 13वें युवा स्वामी की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। बाद वाले को बहुत अधिक सम्मान नहीं दिया गया था, इसलिए तलवार चलाने वाला रक्षक वास्तव में एक दुर्जय स्वामी नहीं था, लेकिन वह अभी भी 7वें रैंक के दायरे तक पहुंचने के करीब था। वह वांगनफेंग से लड़ सकता था, लेकिन एक तलवारबाज होने के नाते जिसने इतनी उत्कृष्ट तलवारबाजी देखी थी, वह पहले ही चकित था। अगर यह मुरोंग वंशज उसके सामने खून भी उगलता तो भी वह तलवारबाजी की अपार सुंदरता देखकर शायद आहें भरता। अब थोड़ा होश में आते ही उसने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि बाकी सब अभी भी स्तब्ध थे। हालांकि उसने अपनी तलवार नहीं निकाली थी, फिर भी एक तलवारबाज होने के नाते वह उनकी शान में शरीक हो गया। उसके मन में एक प्राचीन कविता की 2 पंक्तियां उभर आईं, जो उसके पिछले विचारों से बिल्कुल मेल खाती हुई एक चौपाई पूरी कर रही थीं। ये बिजली की तरह आया, भयंकर क्रोध को शांत करते हुए, यह नदी और समुद्र की तरह चला गया, स्पष्ट प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए। दर्शक पर्वतों के समान उदास थे। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही बहुत देर तक मंद मंद प्रशंसा में डूबे रहे। यह विचार आते ही उसका हृदय खुशी से उछल पड़ा, मानो वह शराब के नशे में हो, जिससे वह अपनी तलवार लहराने लगा और प्राचीन श्लोकों का जप करने लगा। फिर प्रशंसा में सिर हिलाते हुए उसने कहा, अच्छा 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 तलवारबाजी। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग अजीब भावों से उसकी ओर देख रहे हैं। अचानक अपनी पहचान और कर्तव्य याद आते ही उसे लगा कि अपने युवा स्वामी के डर के कारण उसका व्यवहार बिल्कुल अनुचित था। शर्मिंदगी के भाव से उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। पीले वस्त्र पहने युवक एक नौकरानी के सहारे अभी भी डर के मारे कांप रहा था। सोच रहा था कि उसकी चुनौती या अपमानजनक शब्दों का जवाब इतनी बड़ी धमकी के रूप में दिया गया है। दरअसल इसकी कोई वजह नहीं थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया, क्या तुम जरा भी चिल्लाकर जवाब नहीं दे सकते थे? उसने सोचा, क्या ये सब सचमुच आवश्यक था? उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था और जैसे ही वह हमेशा की तरह कसम खाने ही वाला था, तलवार की तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने फिर से चमक उठी। उसकी गर्दन अनायास ही पीछे की ओर झुक गई और वह बोल नहीं पा रहा था, मानो बिना आंसू बहाए रोने ही वाला हो। तभी उसने देखा कि उसका अपना रक्षक प्रशंसा में अपनी तलवार खींच रहा है, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने जोरदार किक मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन उसके पैर ढीले पड़ गए और उनमें जरा भी ताकत नहीं बची। बल्कि उसकी हरकतें किसी बच्चे के गुस्से भरे गुस्से जैसी लग रही थीं। जैसे उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? उसे ठीक से सबक सिखाओ। गार्ड ने थोड़ी अनिच्छा से उत्तर दिया। तभी विंड कैरेक्टर टॉवर के दरवाजे, जो कसकर बंद थे, अचानक खुल गए। भीतर से एक वृद्ध आवाज आई, जिसमें एक शांत एकांत भाव था। आज रात यहाँ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह जल्दी आकर गिरे हुए बांस हटा देना। एक संक्षिप्त विराम के बाद आवाज जारी रही, अब धीमी प्रतीत हो रही थी, मानो प्रशंसा में, फिर भी ये केवल श्रोताओं का भ्रम हो सकता था। कह रही थी, बुरा नहीं है तलवारबाजी। कई सांसों के बाद किसी दूर स्थान से उस युवक की आवाज वापस आए। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। दूरी के बावजूद उनका उच्चारण स्पष्ट था, जो ड्रैगन की दहाड़ की तरह गूंज रहा था, बरसात के कोहरे में कंपन कर रहा था, उनकी आंतरिक शक्ति के गहन विकास को प्रकट कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक ठोस आधार के साथ 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे थे। ये सुनकर मुरोंग युवा मास्टर पहले तो चकित हो गया, फिर उसे वक्ता की पहचान का एहसास हुआ और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। रेन चांगगे, ऊपरी 3रा रैंक, अछूत, उसके सिर के ऊपर। जैसे ही ये विचार उसके मन में कौंधे, उसके चेहरे पर हार का भाव छा गया। इस बीच
छिपे हुए साए में अनगिनत विचार जो अभी अभी पनपने शुरू हुए थे, बूढ़े व्यक्ति की सहज पुकार और प्रशंसा से बेरहमी से उखड़ गए और उनके वाहक आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। नक्षत्र रैंकिंग सूची में एक नया नाम जो लॉन्गसोंग छंद से संबंधित प्रतीत होता है। अकादमी के साथ संबद्ध और स्वच्छंद मार्शल कलाकार नहीं, भर्ती करना असंभव। यह आकलन तुरंत ही कई ताकतों के मध्यम स्तर के प्रबंधकों के डेस्क पर पहुंच गया। रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़े लोग बस मुस्कुरा दिए और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि कुछ अन्य लोग मन ही मन कोसते रहे, उसकी ताकत से डरते रहे, वान बिनफेंग से जुड़ी योजनाओं को रद्द कर दिया और अपने दल में शामिल करने के लिए नए लक्ष्य तलाशते रहे। PS दूसरा अपडेट। हे बौद्ध धर्म, राक्षसों के विचारों के बिना कोई कैसे मजबूत हो सकता है?